मोदी पहुंच चुके हैं, वहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर आखिरी दौर का एक काउंटडाउन है। कुछ ही देर के बाद तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। पीएम मोदी वहां पर पहुंचे, इससे पहले अमित शाह वहां पर मौजूद थे, स्मृति ईरानी भी पीछे दिखाई दे रही हैं। मोदी मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर जो सुगबुगाहट लंबे वक्त से चल रही थी वो आज खत्म होने वाली है। राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम बड़े चेहरे मोदी कैबिनेट के जो यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, उनको लेकर ये कहा भी गया कि जो जिम्मेदारियां अभी तक उनको दी गई थी, कईयों का पत्ता साफ भी हो गया, कईयों को कैबिनेट से बाहर भी कर दिया गया, उनसे जिम्मेदारी ले ली गई है, इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको जिम्मेदारी मिलनी है। उन चेहरों को लेकर बार बार खबर ये कि 43 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। वो कौन कौन से चेहरे होंगे, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आज यहाँ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कौन नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जाती है, किसको मौका मिलेगा। अभी तक जिन्होंने सरकार के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन सभी को तोहफा देने का वक्त आ गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो सरकार के काम आया उसको तोहफा, जो काम आएगा उसको मौका आज मिलने वाला है। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको प्रमोट भी किया जा रहा है, जिनका प्रमोशन भी हुआ है। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको कैबिनेट से बाहर भी कर दिया गया। रविशंकर प्रसाद उनमें बड़ा नाम है, प्रकाश जावड़ेकर है, साथ ही साथ अश्विनी चौबे हैं। तमाम वो लीडर्स हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब उनके विभागों में तब्दीली होगी। ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी यहाँ पर पहुंचे, उनकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब नए मंत्रिमंडल का जो स्वरूप है वो कैसा होगा, नया मंत्रिमंडल कैसा होगा, जिसकी सभी उम्मीद कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं उस पर फोकस है। 2022 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव हो, या फिर आप कहिए कि 2024 में जो आम चुनाव होने वाले हैं उस पर भी फोकस होगा सरकार का। और इसीलिए सुबह से ही लगातार ओहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। रामलाल शर्मा जी हैं, मुख्य प्रवक्ता बीजेपी से। सर बहुत स्वागत है आपका। आरसी चौधरी है कांग्रेस की तरफ से, सर आपका भी बहुत स्वागत है। भंवर सिंह शेखावत जी हैं, वामदल की तरफ से हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आशुतोष शर्मा जी हैं, संपादकीय सलाहकार हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामलाल शर्मा जी, क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या पैमाने होंगे, इसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। क्या स्वरूप है, होने जा रहा है नया मंत्रिमंडल का? मैं चाहूंगी आप ही विस्तार से जानकारी दें। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरी बार मंत्रिमंडल का फेरबदल है। और इस फेरबदल के अंदर उन चेहरों को अवसर दिया गया है जिन प्रदेशों के अंदर पहले ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाए थे, उनको अवसर दिया गया है। कुछ मंत्रिमंडल के सदस्यों को संगठनात्मक रूप से कुछ अन्य जगह उनका उपयोग करने के लिए कुछ मंत्रिमंडलों को मंत्रिमंडल से हटाया भी गया है। लेकिन आज जिस तरीके से 43 मंत्री आज नए रूप में शपथ लेने के लिए जा रहे हैं और देश के राजनीति के क्षेत्र के अंदर और कार्य की दृष्टि से उनको एक अवसर दिया गया है। और आशा और उम्मीद है कि भविष्य के अंदर एक निर्णायक मोड के अंदर ये सब लोग काम करेंगे, पूरे मेहनत और परिश्रम के साथ काम करेंगे। और जो नया भारत बनाने की ओर हम सब की एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा के अंदर एक निर्णायक भूमिका के अंदर वो अपने काम के आधार के ऊपर देश को ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का काम करेंगे। और 2014 में जब पहली बार नई नवेली सरकार बनी थी तो मोदी जी ने खुद कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। अब जो नया मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, हम ये सोच के बैठे, ये तय करें कि वही पूरा चेहरा होगा मंत्रिमंडल का जो कहा था मोदी जी ने। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार देश के प्रधानमंत्री जी का एक विशेषाधिकार है और उसके अंदर कौन मंत्रिमंडल के अंदर शामिल होंगे और कौन शामिल नहीं होंगे। लेकिन जहां तक बात है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की आने वाले समय के अंदर परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि देश के अंदर जो वर्तमान चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से भी बेहतर तरीके से निपटने का काम ये लोग करेंगे। और आशा और उम्मीद है कि देश को ऊंचाइयों के ऊपर और शीर्ष के ऊपर ले जाने के लिए एक सामूहिकता के आधार के ऊपर और एक आपसी तालमेल के साथ ये आगे बढ़ने का काम करेंगे। अच्छा, जो टैगलाइन भी है कि जो काम आए उनको तोहफा और जो काम आने वाले उनको मौका, इसी टैगलाइन पर, इसी पैरामीटर्स पर आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, हर कार्यकर्ता के लिए काम है। अब किस कार्यकर्ता का उपयोग कहाँ बेटर तरीके से हो सकता है, किस कार्यकर्ता का मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में अच्छा उपयोग हो सकता है, तो उनको वहाँ मौका दिया गया है। कुछ कार्यकर्ता पार्टी के ऐसे हैं कि जिनको संगठनात्मक रूप से जिम्मेदारियां पहले भी थी और आने वाले समय के अंदर भी वो जिम्मेदारियां निभाने के लिए, क्योंकि आप 2022 के अंदर एक बहुत बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद में 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर चुनाव है, हरियाणा के अंदर चुनाव है। तो इन चुनाव की दृष्टि से भी जो कार्यकर्ताओं का उपयोग जहां हो सकता है, संगठनात्मक रूप से हो सकता है, उनका वहां उपयोग करेंगे। और जहां मंत्रिमंडल के अंदर जिनका उपयोग हो सकता है
तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे, उसके बाद राष्ट्रगान। अब आगे धीरे धीरे ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उसके बाद जो चेहरा है मंत्रिमंडल का वो धीरे धीरे साफ होगा सिलसिलेवार तरीके से। रामलाल शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, कौन कौन से चेहरे होंगे वो दिखाई भी देंगे, लेकिन फोकस यही है कि गवर्नेंस अच्छा मिले, जो डिलीवरी है सरकार की वो अच्छी हो, और इसी पर फोकस भी सरकार का है। वो 2014 की बात हो या फिर 2019 की बात हो, लगातार सरकार का फोकस इसी पर रहा। आरसी चौधरी भी हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से। आरसी जी, कैसे मंत्रिमंडल की उम्मीद आप कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का मंत्रिमंडल होना चाहिए, नया मंत्रिमंडल कैसा हो? देखिए, मैं कहूंगा कि आपने सबसे पहले जिक्र किया 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। लेकिन आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के जो प्रवक्ता हैं रामलाल शर्मा जी ने जिन बातों का जिक्र किया, उन्होंने गवर्नेंस और परफॉर्मेंस का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये जिक्र किया कि जिन राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था उन राज्यों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है, और जिन राज्यों के अंदर चुनाव हैं वहां पे उनका समुचित उपयोग हो सके, इसको लेकर ध्यान किया गया है। तो आज ये लगता है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो नारा था वो तो आधारहीन हो चुका है, वो सिर्फ स्लोगन था, वो सिर्फ जुमला था। इन्हें विस्तारवादी सोच जो भारतीय जनता पार्टी की शुरू से रही है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लगता है जैसे राजशाही शासन के अंदर है और तलवार के दम पे जिस प्रकार से अपने साम्राज्य विस्तार की जो सोच है, इन्हें जनता की जो जवाबदेही का कहीं पे भी जो निर्णय होना चाहिए था वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के वक्तव्य में नहीं आया। ये बड़ा निराशाजनक लगा मुझे कि कहीं ना कहीं अगर वो ये कहते हैं कि लोग। आरसी जी, आपको रोकूंगी, उससे पहले ये नारायण राणे शपथ वहां पर ले रहे हैं नए मंत्री के तौर पर, ये तस्वीरें आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम है नारायण राणे, और मराठा नेता के तौर पर इनकी गहरी पकड़ भी वहां पर है, बेहद आक्रामक कहे जाते। सुनिए नारायण राणे को। कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। ये नारायण राणे की तस्वीर हमने आपको दिखाई। इनका नाम पहले से कंफर्म था, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम हैं, और ये कहा भी जाता है कि बहुत पैठ इनकी है वहाँ पर, और महाराष्ट्र में पूरे समीकरणों को साध कर ही, उनको ध्यान में रखकर ही इनका नाम आगे किया गया। आशुतोष जी, आपका मैं रुक कर रही हूँ। नारायण राणे ने शपथ ले ली नए मंत्री के तौर पर। देखिए, नारायण राणे महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, शिवसेना में थे, शिवसेना से चीफ मिनिस्टर थे, और कोंकण रीजन में शिवसेना मजबूत मानी जाती है, और कोंकण रीजन के ये बहुत बड़े नेता हैं। जब से ये कोंकण रीजन शिवसेना को छोड़कर पहले कांग्रेस में और अब बीजेपी में आए हैं, तो बीजेपी वहाँ पर कोंकण रीजन में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है, और इसीलिए नारायण राणे के अनुभव का लाभ लिया गया है, उनके प्रभाव का लाभ लिया गया है, और इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये 5 बार एमएलए रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं। उससे पहले ये ऑफिसर थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और शायद इनको योग्यता, अनुभव और राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और ये दूसरा जो चेहरा है वो सर्बानंद सोनोवाल का चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको भी इंतजार था। आशुतोष जी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, इन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी सीएम वाली हिमंत बिस्वा शर्मा के लिए, और उनका जो पूरा योगदान रहा उसी के बाद ये तोहफा उनको मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल ये जो सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा का मामला है, हेमंत बिस्वा शर्मा एक पॉलिटिकल मैनेजर है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव जमाया, और दोबारा जो सरकार बनी उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा योगदान रहा। लेकिन सर्बानंद सोनोवाल ने 5 साल तक सफलतापूर्वक सरकार चलाई, और वो असम आंदोलन और एबीवीपी के से जुड़े हुए रहे, और बेदाग उन्होंने शासन किया। ये ठीक बात है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट के चक्कर में हेमंत बिस्वा शर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, इनको कुर्सी खाली करनी पड़ी, और इसलिए इनका एक्सपेक्टेड था कि इनको आसाम से वहाँ से निकलेंगे तो केंद्र में इनको मंत्री बनाया जाएगा, और जो एक्सपेक्टेड लाइन थी वही थी। और वो अपना जो एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है, जो अपने विचार परिवार का है, उसको आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में इनको मंत्री बनाकर और कैबिनेट मंत्री बनाकर, और पहले भी ये आप मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं, मोदी सरकार छोड़कर ये असम गए थे, और अब वापस आकर के ये मंत्री केंद्र में बन रहे हैं। बिल्कुल, और एक मैसेज देने की आशुतोष जी कोशिश भी की गई है कि जिनको प्रॉमिस किया था, जिनको वादा किया था कि उनको तोहफा मिलेगा, वो तोहफा उनको दिया जाएगा, भले ही देर से ही सही, लेकिन तोहफा उनको मिलेगा। योगेश जी भी हमको ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, नारायण राणे ने शपथ ली, उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल का नाम है। ये हम लगातार कह रहे हैं कि जिन्होंने काम किया सरकार के लिए, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको तोहफा दिया जा रहा है एक तरीके से, और जो आगे काम आ सकते हैं उनको मौका मिल रहा है नए मंत्रिमंडल में।
दीपा, पूरा आगे के जो चुनाव होने वाले हैं अगले साल और उसके बाद अगले लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी है, पूरा उसके परिप्रेक्ष्य में ये पूरा नया गठन किया है नरेंद्र मोदी ने। और देखा जाए तो इस पूरे गठन के दौरान अमित शाह की छाप जो है वो साफ तौर पर नज़र आई है। बहुत बड़े बड़े चेहरे, लेकिन वो अमित शाह के बहुत नज़दीक है। चाहे हम भूपेंद्र यादव की बात कर लें, जो अमित शाह की कोर कमेटी में माने जाते हैं, उनकी कोर टीम के सदस्य हैं। अमित शाह ने अपने जो जूनियर मंत्री हैं किशन रेड्डी, उनको कैबिनेट दिलवा दिया। और भी कई ऐसे चेहरे हैं, नारायण राणे को लेकर हम बात कर सकते हैं, जिनके पूरी प्लानिंग से उनको लाया गया था भारतीय जनता पार्टी में, और आने वाले समय में वो महाराष्ट्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का फेस के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। तो कई ऐसे लीडर्स हैं, और यहाँ जो समायोजन किया गया है, चाहे बिहार की राजनीति हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, और उत्तर प्रदेश का विशेष तौर पर जिक्र करेंगे। और जो दलित एस्पेक्ट को भी हम देखें तो SPS बघेल को लिया गया, जो सांसद रह चुके 3-4 बार या इससे भी ज़्यादा रह चुके और अभी राज्यसभा में है, उनको लिया गया, जो खासतौर से बुंदेलखंड के इलाके चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो इलाका है MP जो सटा हुआ है MP के आसपास का। इसके अलावा जो यहाँ पर विजेंद्र को लिया गया है, वो भी काफ़ी पुराने सांसद हैं। तो जिस तरह से पूरा गठन है, वो एक कहा जा सकता है कि भविष्य की राजनीति को लेकर और चुनावी राजनीति में किस तरह यूपी के अंदर जो दलित वोट, ऐसा लग रहा है कि भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी की अब अति सक्रियता के कारण जो वो वोट बैंक है छिटक सकता है, उसको फिर से कैसे जोड़ा जाए। तो इसीलिए जो चाहे खटीक वर्ग हो, चाहे कोली वर्ग हो, इन तमाम जो SC की बड़ी जातियाँ उत्तर प्रदेश की, उन पर दाव खेला गया है। और चाहे वो रामविलास पासवान के भाई को लिया गया, बिहार से आते हैं वो। तो एक तरह का पूरा जो सोशल इंजीनियरिंग नरेंद्र मोदी ने इस पूरी नए गठन के अंदर की है, और राजस्थान को जो प्रतिनिधित्व मिला है, ये बड़ी बात है। 2 ये अक्टूबर देखिए, ये दिलचस्प तस्वीर है। ये सिंधिया की तस्वीर है योगेश जी। इसको लेकर लगातार 15 महीने इंतजार किया सिंधिया ने, कई ताने भी मारे RC चौधरी ने, और RC चौधरी की पार्टी ने ये कहा कि आप छोड़ के तो चले गए हाथ को, लेकिन बीजेपी में जाकर भी आपको कुछ मिला नहीं। लेकिन ये तस्वीर, इसके बहुत मायने हैं, देर से ही सही, लेकिन आपको तोहफा मिलेगा जो आपने किया। और MP में सरकार बनाने में जो भूमिका रही सिंधिया की, उसके बाद ये बहुत बड़ा तोहफा उनको दिया गया। योगेश जी। दीपा, जब ज्वाइन किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी, तो मैं फर्स्ट इंडिया की तरफ से उसको कवर करने भोपाल गया था। तब मैंने देखा था कि जनमानस जो है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा क्रेज है। और चाहे एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक पलक पावड़े उनके स्वागत में बिछाए गए। तकरीबन 5000 लोग उस वक्त भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर थे, जो बड़ी संख्या थी दूर दराज से आने वाले लोगों की, क्योंकि भोपाल में खुद का निजी निवास ज्योतिरादित्य सिंधिया का नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग खासतौर से ग्वालियर मुरैना जनपद से आए थे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उस वक्त जो सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी थी कि उस इलाके के खासतौर से संघ के प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। मैंने उनसे बात की तो पूछा था कि आप लोग तो संघ से हो, तब वो कहा कि इनकी दादी विजयराजे सिंधिया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को खड़ा करने में बड़ा योगदान दिया, तो अब उनका पोता हमारी पार्टी में आ रहा है, तो हमें बड़ी खुशी है और हम पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करेंगे। तो उसी दिन तय हो गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट का मंत्री बनाया जाएगा, और बाद में आगे चलकर उनके जो सपोर्टर्स हैं वो MP की सरकार में मंत्री बनेंगे। ये तमाम जो बीजेपी ने सिंधिया को लेकर एक बड़ा डेंट किया, और कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश की गिर गई। बिल्कुल, और सरकार गिराने में जो भूमिका रही सिंधिया की, वो बहुत बड़ी भूमिका, सरकार बनी ही सिंधिया की वजह से, ये सभी मानते हैं, कांग्रेस वाले भी ये मानते हैं, ये बीजेपी भी मानती है। उसके बाद ये तोहफा भी दिया गया। RC चौधरी, इसका इंतजार जितना सिंधिया को था उतना ही कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी था। अब बार बार ये कहते रहे कब मिलेगा कब मिलेगा, लो जी मिल गया। देखिए दीपा, मैं कहना चाहूँगा जिस प्रकार से योगेश जी ने जिक्र किया, और उस तारीख का भी जिक्र जिसके बाद में जब चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके 24 मार्च की मध्य रात्रि को जब लॉकडाउन की घोषणा की थी, देश के प्रधानमंत्री ने इंतजार कर रहे थे मध्य प्रदेश के जनादेश का कुचलने का। लेकिन जिसके सानिध्य से जनादेश को कुचला गया, और जो सौदा हुआ मध्य प्रदेश की सत्ता का, उसका प्रतिफल आज भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय के बाद में उनको दिया है। लेकिन देर से मिला तो सही ना। आप ये मानते हैं कि देखिए, डिसीजन उनका ठीक था, ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो फैसला सही था उनका बीजेपी ज्वाइन करने का? ऐसा मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी राजनीतिक दल, उसकी एक सुचिता होती है, जनता का जनादेश, जनता इस राष्ट्र के अंदर, मुल्क के अंदर सर्वोपरि होती है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, जनता के जनादेश को कुचलने का काम अगर आपको लगता है कि अच्छा था,
तो ये आपके लिए हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस देश की जनता इन चीजों को स्वीकार नहीं करती। जो जनादेश दिया उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जो सौदा किया और वैश्विक महामारी के अंदर तब तक इंतजार किया जब तक मध्य प्रदेश की सरकार नहीं बना दी गई। 24 मार्च से पहले, ये योगेश जी जानते हैं किस तारीख को वो वहां पे थे, जब ये सरकार की शपथ ले ली थी मध्य प्रदेश की भाजपा ने। तो आज जो प्रतिफल दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने लंबे इंतजार के बाद में, एक मुझे लगता है कि करीब 1.5 साल के करीब होने को जा रहा है, और 1.5 साल बाद में ये प्रतिफल दिया। तो सौदे का प्रतिफल भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमें जिन राज्यों में चुनाव है और जिन राज्यों के अंदर हमारा जो चीजें जा सकती है, तो लगता है कि इनके लिए सत्ता का विस्तार ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। देश की जनता के प्रति जवाबदेही का इन्हें कहीं पे कोई नजर नहीं आता। या फिर ये कहते कि अगर परफॉर्मेंस नहीं, ये तो कह रहे हैं ना कि यंग एंड टैलेंटेड, हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड सभी लोगों को तवज्जो इस बार दी जा रही है ताकि गवर्नेंस अच्छा मिले, डिलीवरी सरकार की अच्छी हो। ये तो कह रहे हैं रामलाल जी रिएक्शन सिंधिया वाले। देखिए दीपा जी, मैं एक बात कहूंगा, सामाजिक संतुलन के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कि हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले। इनकी पार्टी के अंदर हकदारों को कभी सम्मान नहीं मिलता है। 5 आदमी बैठ के तय कर देते हैं, थोपने का काम करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था उसके अंदर नहीं रहती। और ये परंपरा आज से नहीं चली आ रही, ये परंपरा पंडित जवाहरलाल नेहरू से चली आ रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी प्रधानमंत्री बनाया वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, उस समय भी सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने चाहिए थे लोकतांत्रिक तरीके से, सब लोगों की भावना और आस्था यही थी, लेकिन ये उसके अंदर विश्वास नहीं करते। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर किस नेता ने मेहनत की, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और किसके जनता ने जो जनमानस के आधार के ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया था वो किस नेता के अंदर किया था, और आखिरकार इन्होंने कुर्सी देने का काम किसको किया। तो जब आप प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर आप काम करोगे, जनमानस के खिलाफ जाकर आप काम करोगे, बहुमत जिनको दिया गया था उनके विरुद्ध जाके आप निर्णय करोगे, तो इसी तरीके के परिणाम निकल के आएंगे। इसमें अतिश्री थोड़ी है। अब जिस तरीके के राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर आपके पार्टी ने काम किया, परिणाम तो उसी तरीके से निकल के आएंगे ना। और आज राजस्थान के हालात क्या है, किसी से छिपे हुए नहीं है। सिर्फ सत्ता को बचाए रखने के लिए जिनको जो कुछ करना है वो सब कुछ करे, सब अधिकार है, लेकिन आज जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार काम नहीं कर रही, अपने आप को बचाने के लिए काम कर रही है। बिल्कुल। और रामलाल जी, ये तो मजबूरी कहीं ना कहीं बीजेपी की भी, आप सरकार की भी, आप कह लीजिए, ये तो हो भी गई थी कि जो वादा किया है वो तो निभाना ही है, अगर नहीं निभाएंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसको तो आका आपने भी, अलकमान ने भी आका है, उसके बाद अब उनको जिम्मेदारी दी गई है, तो होना ही तो स्वाभाविक सी बात है। भंवर सिंह शेखावत जी, आपको क्या उम्मीद है कि कैसा हो मंत्रिमंडल नया, किस तरीके का मंत्रिमंडल आप चाहते हैं इस बार 2.0? देखिए, अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है ये केवल कोई देश की जनता के सेवा के लिए नहीं हो रहा है। ये आगामी चुनावों को देख करके जो है सारा विस्तार किया जा रहा है। ये जातीय समीकरण बैठाए जा रहे हैं, ये तिकड़म यही लगाई जा रही है कि यूपी में किस तरह से हमको वोट मिले, क्योंकि इनको आंतरिक सूचना ये है कि अगर चुनाव होंगे तो 100 सीटें भी आना बहुत मुश्किल तुम्हारे लिए होगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री जब अभी मात खा के आए तमिलनाडु में और बंगाल में, उसके बाद में थोड़े से उनके होश ठिकाने आए, तब उनको अब मजबूरी में ये मंत्रिमंडल विस्तार करना पड़ा। इससे आम जनता को क्या फायदा होने वाला है ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि चाहे कुर्सी इसको मिले चाहे उसको मिले, चलनी है 2 आदमियों की। इस शासन में चल किसकी रही है? कोई मंत्री की नहीं चलती है। सारे मंत्री रबड़ की मोहर है, उनको प्रधानमंत्री पीएमओ आवाज जो है ऑफिस से आदेश मिलते हैं, उसके आधार पर उनको काम करना पड़ता है। बाकी वो अपने आप में कौन सा मंत्री निर्णय लेके कौन सा देश में काम कर रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। पेट्रोलियम मंत्री का जवाब यहाँ देश का गृह मंत्री देता है, गृह मंत्री का जवाब यहाँ पर्यावरण मंत्री देता है, यहाँ जो है देश की जो मुख्य जो प्रधानमंत्री जी उनके बयान कोई और देता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि चलता क्या देश के अंदर। ठीक है बाबा जी, आप भी कह रहे हैं कि नए मंत्रिमंडल से, नए मंत्रियों से आम जनता को क्या मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब रामलाल शर्मा दे सकते हैं। ठीक है, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले दिल्ली से न्यूज एडिटर, ठीक है भंवर जी, ठीक है, दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, एलजेपी से पशुपतिनाथ पारस की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। अब चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि याचिका दाखिल कर दी है उच्च न्यायालय में, उसके बाद ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पशुपति पारस को, बहुत बड़ा दाव। क्या बोलूं, 5-7 बड़ी बातें बता दो। चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही अदिति तक। यही सवाल मेरा आशुतोष जी आपसे भी है। अब पशुपतिनाथ पारस को लेकर पेच फंसा हुआ था कि क्या होगा, उनको मंत्री पद मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तस्वीर साफ है, अब एलजेपी की तरफ से उनको मंत्री बना दिया गया। देखिए, चिराग पासवान रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, और जिस समय 69 से रामविलास पासवान राजनीति में हैं और 77 से पशुपति पारस राजनीति में हैं, और उनके रामविलास पासवान के जाने के बाद एलजेपी की सीट खाली थी और माना जा रहा था कि चिराग पासवान आएंगे, लेकिन उनके दल का 5 सांसद जो है वो
अलग उन्होंने अपने को स्वघोषित कर लिया कि असली एलजेपी है और अकेले चिराग पासवान रह गए। और इनकी आज भी उन्होंने चिराग पासवान ने कोर्ट में रिट की है, लेकिन अभी तक का जो स्थिति है उसमें एलजेपी से अपने पुराने सहयोगी को वापस लेकर के और बीजेपी ने, मोदी सरकार ने मंत्री बनाया है पशुपति पारस को। अब देखना होगा आगे की जो कानूनी लड़ाई है उसमें चिराग पासवान को क्या मिलता है, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है और जो संसद ने और स्पीकर ओम बिरला ने जो फैसला किया है उसके हिसाब से असली एलजेपी जो है वो पशुपति पारस वाली एलजेपी है। और पशुपति पारस को बिहार में जो 6% वोट है दलितों के, पासवान जाति के खासकर, उनको साधने के लिए और उस समर्थन को जो रामविलास पासवान के पास था उसको बनाए रखने के लिए। और आप देखिए दीपा कि बीजेपी पर एक आरोप लगा कि अपने जो सहयोगियों को अपने साथ नहीं रख पाती, और एनडीए में अभी केवल रामदास अठावले रह गए हैं और सारे इनके सहयोगी छोड़कर चले गए हैं। तो ये वापस कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास है और उसी के तहत आप देखिए कि एलजेपी को पशुपति पारस को जोड़ा है या अनुप्रिया पटेल को यूपी में जोड़ रहे हैं। ये सब वापस अपने कुनबे को ठीक करने की एक बिल्कुल प्रयास बार बार ये आरोप सरकार पर लगते भी रहे। ये कहा भी गया कि एनडीए अपने घटक दलों को संभाल नहीं पा रही है, इसलिए भी छिटक रहे हैं वो। अकाली दल की हम बात कर रहे हैं या फिर लगातार जिस तरीके से दूरी बन रही है साथी दलों की, वो ठीक नहीं है। और उसी को भापते हुए भी नया मंत्रिमंडल एक पूरा सेट किया गया, तैयार किया जा रहा है। दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ लगातार बनी हुई। अदिति, पहले पशुपति नाथ पारस को लेकर मैं चाहूंगी, ये जो पूरी तस्वीर है इसको लेकर पशुपेश वाली स्थिति थी, पेच फंसा हुआ था कि क्या होगा, क्योंकि चिराग पासवान वहां पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। और दूसरा किरण रिजिजू को लेकर कि उनको प्रमोट कर दिया गया है, जो खबर हम दिखा भी रहे थे पहले से, वो पक्की हो गई है। देखिए, पशुपति नाथ पारस जिस दिन एलजेपी टूटा था और जिस वक्त भूपेंद्र यादव और वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास गए थे, ये तभी से तय हो चुका था कि पशुपति नाथ पारस को कैबिनेट बर्थ मिलेगी। और इसके अलावा एक मुख्य बात ये थी कि पशुपति नाथ पारस ने ये तक भी कहा था, एक बात कही जाती है, इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये तक भी कहा था कि मुझे वही बंगला चाहिए जहां पर मेरे भाई दिल्ली में रह चुके हैं, यानी कि अपने भाई का ही उनको उसी बंगले में वो रहना चाहते थे। देखिए, अगर पॉलिटिकल जीत के हिसाब से देखा जाए तो पशुपति नाथ पारस से जो ये चिराग पासवान, और ये लड़ाई चिराग पासवान और नीतीश कुमार की लड़ाई के चलते, जो आपने बिहार चुनाव का अगर पूरा वर्णन करें और बीजेपी ने किस तरीके से जेडीयू और चिराग पासवान को भी साथ लिया, नीतीश नहीं चाहते थे चिराग साथ में हो, और चिराग पासवान ने कई वोट नीतीश कुमार की पार्टी के काटे, और उसके बाद से वो राइवलरी चलती रही और उसके बाद ये पूरा गिमिक हुआ। और जब ये बहुत बड़ा नुकसान, जब चाचा भतीजा अलग हुए, जिससे बहुत लोगों को फायदा हुआ, बहुत पार्टीज को फायदा हुआ, तभी ये तय हो चुका था। और इससे फायदा नुकसान ना देख के एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कहा जा सकता है, तो ये तभी तय हो चुका था। किरण रिजिजू का परफॉर्मेंस जो है उसकी वजह से उनको कैबिनेट बर्थ मिला है। और अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए, अश्विनी वैष्णव हुए, तमाम सर्बानंद सोनोवाल हुए, जिनकी ओथ के बाद बहुत तेज तालियां बजी, ये तमाम वो लोग हैं जिनके सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, सबसे पहले नारायण राणे, उन्होंने भी शपथ ली कैबिनेट की। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट 15 महीने के इंतजार के बाद उन्होंने शपथ ली। और अगर हम किरण रिजिजू की बात करें, अब तमाम तरीके से शपथ चल रही है, पहले कैबिनेट में आएंगे लोग आएंगे। और देखिए, बहुत बड़े बड़े मंत्रालय अभी खाली हैं। जितने 12 लोगों ने इस्तीफा दिया, उसमें से 4 मंत्री हैं जिनके इस्तीफे हुए हैं, 11 मंत्री हैं जिनके इस्तीफे हुए हैं, जिनमें से लगभग 4 से 5 बड़े मंत्रालय से इस्तीफा हुआ। इन तमाम लोगों को वहां एडजस्ट किया जाएगा। अदिति, एक सवाल जेडीयू को लेकर, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि 3 से 4 सीटें, एक मंत्री पद और 3 राज्य मंत्री का पद उनको मिल सकता है, लेकिन आरसीपी सिंह ने सिर्फ मंत्री पद की शपथ ली है। 1 सीट से मान गई है जेडीयू 2019 का फॉर्मूला। देखिए, बहुत लंबा समय लगा, 2019 का फॉर्मूला अभी नहीं है, उनको और भी कई बातें कही गई होंगी, क्योंकि जेडीयू पहले भी नाराज हो चुका है इस फॉर्मूले से, और अभी भी आरसीपी सिंह ने कैबिनेट बर्थ उनको शपथ दी गई है, लेकिन वो लगातार मंत्री, उनके जो गिनती थी वो ज्यादा मान रहे थे। कल देर शाम तक भी इसको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हुई, बीएल संतोष और बहुत अलग अलग स्तर पर जेडीयू के नेताओं से बातचीत भी हुई, लेकिन अभी ये फॉर्मूला पूरा नहीं है।
ये आधा फॉर्मूला है। एक जने को यहाँ पर कैबिनेट बर्थ मिली है, बाकी और भी ऐसी चीजें हैं जो होनी बाकी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि अभी जेडीयू के साथ जो बातचीत है वो जारी है, लेकिन अब जेडीयू भी उस स्थिति में नहीं है कि पहले की तरह वो नाराज होकर अलग हो जाए। हालांकि जेडीयू ने कल देर रात तक भी इस बात पर बहुत पावर पॉलिटिक्स टैक्टिक्स की थी कि उनके मंत्री के जो आंकड़े हैं वो बढ़ जाएं। और ये 2019 में जब शपथ ली गई थी तब भी यही बात हुई थी, तब भी जेडीयू इस बात पे नाराज हो गया था कि हम जितनी संख्या है उसके रेशियो के हिसाब से हमें ज्यादा मंत्री मिलने चाहिए। लेकिन उनको इस बार अभी आरसीपी सिंह को एलिवेट किया गया। आपको बता दें कि किरण रिजिजू को एलिवेट किया गया है, पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह को भी कैबिनेट रैंक एलिवेशन मिला है। तो लगातार शपथ चलती जा रही है, बहुत सारे गणित जोड़ भाग हुए हैं, परफॉर्मेंस भी, युवा भी और अलग अलग वर्ग के लोगों को भी जोड़ा गया है। जहां पर हर्षवर्धन से इस्तीफा लेना, जो यहाँ पर रविशंकर प्रसाद से इस्तीफा लेना के पीछे बहुत बड़ी कहानी बताई जाती है और उसके अलावा इसके बहुत बड़े मायने भी बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये थमता नहीं है, बहुत लंबे समय से कैबिनेट रिशफल का इंतजार जरूर था और हो भी रहा है। लेकिन अदिति, इसका जवाब तो सभी जानना चाहते हैं कि आखिर हर्षवर्धन से, रविशंकर प्रसाद से, प्रकाश जावड़ेकर से, इन सभी से क्यों इस्तीफा लिया गया? रामलाल शर्मा जी, कोई जानकारी आपको है क्या, किस बेस पे इस्तीफा लिया गया है सभी से? देखिए दीपा जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कैडर बेस्ड संगठन है जहां पर कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी, अलग अलग दायित्व दिए जाते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उनकी उपयोगिता कहां बेटर हो सकती है, और उसी के तहत जहां मंत्रिमंडल के अंदर जहां कल तक काम कर रहे थे, आज उनके संगठन के अंदर पहले भी वो काम करते थे, आने वाले समय के अंदर भी कई राज्यों की जिम्मेदारी भी उनको दी जा सकती है, संगठन के अंदर भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो संगठन में के अंदर और पार्टी के अंदर कहाँ किसका कैसा उपयोग हो सकता है, उसके आधार के ऊपर दायित्व तय होते हैं। और उसी तरीके से रीसप्लिंग के अंदर कई नए चेहरों को शामिल किया गया है, कई चेहरों को रीसप्लिंग से बाहर भी किया गया। ठीक है आशुतोष जी, अब जहां पर 2022 में इलेक्शन होने हैं उनको तो ध्यान में रखा गया, लेकिन जहां पर 2023 में भी होने हैं या फिर आपका ये 2024 के आम चुनाव को भी मद्देनजर रखा गया है, इसलिए गुजरात से मनसुख मांडविया को जिम्मेदारी दी गई, उनको प्रमोट एक तरीके से किया गया, मंत्री पद उनको दिया गया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि गुजरात बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री वहीं से, गृह मंत्री वहीं से, इसलिए और भी चुनौती वहां पर बढ़ जाती है, इसीलिए प्रतिनिधित्व वहां का बढ़ा दिया समय पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, बंगाल में उनका आशातीत परिणाम नहीं आए, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश। और इसीलिए आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से हरदीप पुरी के प्रमोशन के अलावा 7 नए मंत्री बनाए जा रहे हैं। और इसमें जो सबकास्ट है, ओबीसी की सबकास्ट को भी, कुर्मी है, जाटव है, अच्छा ठीक है, एक बार आपको रोक रही, भूपेंद्र यादव यहाँ पर शपथ ले रहे हैं। श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भूपेंद्र यादव ने भी शपथ ली है। इनको मिस्टर भरोसेमंद कहा जाता है, थिंक टैंक भी एक तरीके से कहे जाते हैं। ये कहा जाता है कि इनसे कुछ भी पूछ लीजिए किसी भी राज्य के बारे में, हमेशा इनके पास जवाब रहता है। आशुतोष जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर योगेश जी के पास जाऊंगी भूपेंद्र यादव के मसले पर। देखिए, मैं कह रहा था मनसुख मांडविया जो है वो इस समय पर मंत्री हैं और मोदी जी के बड़े विश्वास पात्र माने जाते हैं। सिंप्लिसिटी इनकी बहुत चर्चित रहती है। लेकिन एक आश्चर्य की, विरोधाभास की बात है कि जो कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्रालय में गड़बड़ियाँ हुई, उसको लेकर के इस्तीफा हो गया हर्षवर्धन जी का, और उनके जो सहयोगी थे अश्विनी, उनको भी हटा दिया गया। इसके अलावा सदानंद गौड़ा जो दवाइयों के लिए सारा इंतजाम करने के लिए जिम्मेदार थे, उनको भी पद से हटा दिया गया। मनसुख मांडविया के साथ ही पुरुषोत्तम रूपाला भी गुजरात से ही आते हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई। तो मनसुख मांडविया जो है वो ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए जिम्मेदार थे, और जैसा हाल ऑक्सीजन के का रहा, जो सप्लाई का और सारा सब बीच में मैश हुआ, और ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई कोरोना की दूसरी लहर में। उस कोरोना काल में ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति था मनसुख मांडविया, उनका आज प्रमोशन कर दिया गया है। तो ये एक विरोधाभास भी इस मंत्रिमंडल विस्तार का कहा जा सकता है।
ठीक है योगेश जी, ये तो गुजरात का समीकरण हुआ, वहां पर साधा गया, उसके बाद मनसुख मांडविया को फिर पुरुषोत्तम रूपाला को जिम्मेदारी अब दे दी गई है। बहुत ज़रूरी है गुजरात सभी के लिए भी, वो अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री खुद हो। लेकिन भूपेंद्र यादव जिनको लेकर ये कहा जाता है कि बहुत मजबूत पकड़ है, रणनीतिकार के तौर पर भी इनको देखा जाता है, मिस्टर भरोसेमंद हैं, रणनीति किस तरीके से बनानी है, और जितने भी राज्यों में अभी फैलाव है या फिर सरकारें हैं बीजेपी की, वहां पर बहुत बड़ा रोल रहा भूपेंद्र यादव का, उसी का ये तोहफा उनको दे दिया गया। देखिए, भूपेंद्र यादव बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कहे जाते रहे। रणनीतिकार तो ही, अजमेर से पढ़कर वो निकले, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के वो विद्यार्थी परिषद से उपाध्यक्ष का चुनाव जीते। तो राजस्थान में उनकी राजनीति की शुरुआत बहुत पहले से थी। हालांकि मूल रूप से उनका परिवार हरियाणा से, लेकिन उनका जुड़ाव राजस्थान से रहा। राजस्थान में उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा हुई और राजस्थान से ही वो अभी वोटर है, अजमेर से मतदाता है। और भूपेंद्र यादव उस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में आए थे जब वसुंधरा राजे ने ऐतिहासिक जीत राजस्थान में दर्ज की थी और कांग्रेस 21 सीटों पर राजस्थान में सिमट कर रह गई थी और प्रतिपक्ष का नेता मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। उस वक्त भूपेंद्र यादव चमके थे। वसुंधरा राजे के लिए पूरी रणनीति बनाने का काम उन्होंने किया था। बीजेपी कार्यालय में जो वार रूम था, वहाँ पर हमें ध्यान है कि 24 घंटे वो पूरी प्लानिंग से जुड़े रहते थे और यही कारण रहा कि उस वक्त बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। रामलाल जी भी उस वक्त विधायक बने थे और भूपेंद्र यादव पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं। वो ज़्यादा मीडिया से बात करना भी ज़्यादा उनको पसंद नहीं है और अपने काम को अंजाम तक ले जाने में उनकी खासियत रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो अपने पूरे आभामंडल को इस तरह से रखते हैं कि उनके बारे में अंदाज़ लगाना मुश्किल होता है। पत्रकारों के लिए मुश्किल इसलिए होता है कि उनसे खबर निकालने का मतलब है कि पहाड़ को तोड़कर खबर निकालना। भूपेंद्र यादव से कोई चीज़ उगलवाई नहीं जा सकती और अमित शाह के बेहद नज़दीक है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी समय वो अमित शाह के घर पर जा सकते हैं, उनको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इतने भरोसेमंद वो अमित शाह के कहे जाते हैं और उनकी पूरी कार्यशैली। रामलाल जी को ध्यान होगा कि राम सेतु का जब इशू आया था कोर्ट का, तब भूपेंद्र यादव ने ही राम सेतु के मसले को लेकर पैरवी की थी। राम मंदिर वाले पूरे केस को लेकर भी वो जुड़े हुए थे। तो संघ से जुड़े हुए जितने भी लीगली काम हैं वो हमेशा देखते रहे हैं शुरू से ही। और आज जैसा आपने दीपा खुद ने कहा कि किसी भी राज्य के बारे में एक चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया भूपेंद्र यादव है। टिप्स पर उनको सारी चीज़ें ध्यान में रहती है, चाहे वो जातीय समीकरण हो, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो। और बिहार के वो इंचार्ज रहे, उन्होंने बंगाल में काम संभाला, उन्होंने महाराष्ट्र में काम संभाला, उत्तर प्रदेश में काम संभाला। तो जहाँ पर भी चुनाव से जुड़ा कोई भी टास्क होता है और किसी भी तरह का जो डिफ़िकल्ट टास्क होता है वो भूपेंद्र यादव को दिया जाता है। यादव वर्ग से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक ओबीसी समाज का बड़ा तबका बिहार में चुनाव भी है। हालांकि बिहार से उनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बिहार के वो प्रभारी रहे और बिहार उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बड़ा तबका उत्तर प्रदेश में। तो भूपेंद्र यादव का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मैसेज जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर की गई है। और सबसे बड़ी बात कि उनका जो गुणी चरित्र है, उस गुणी चरित्र के कारण उनको और मेहनत के कारण जो उन्होंने पार्टी में की है, तो संगठन से एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में कि मोदी जी की सरकार में लिया गया है और एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर भूपेंद्र यादव के लिए, राजस्थान के लिए है। उनके जो उनका पूरा कामकाज रहा उसी को आंकते हुए, उसी को भापते हुए ये उनको तोहफा भी दिया जा रहा है। अभी जे किशन रेड्डी ने भी शपथ ली, उसके बाद अनुराग ठाकुर आ गए। इनको लेकर पहले से ही तय था कि इनको प्रमोशन मिलेगा, इनको प्रमोट किया जाएगा। रामलाल जी, इनको इनके कार्य के बिहाव पे प्रमोशन मिला है, प्रमोट किया गया, या फिर बात कुछ और है? आगामी जो भविष्य की जो संभावनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये तोहफा उनको दिया गया है, जे किशन रेड्डी हो या फिर अनुराग ठाकुर? देखिए, अनुराग ठाकुर जी छात्र राजनीति से आते हैं, विद्यार्थी परिषद के अंदर भी रहकर काम किया उन्होंने, युवा मोर्चा के अंदर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और अपने काम के आधार के ऊपर अपनी पहचान बनाई है, मेहनत और परिश्रम करने वाले एक युवा चेहरे के रूप में। और इनको पहले जो भी जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम इन्होंने किया है। और निश्चित रूप से आज जो राज्य मंत्री के रूप में पहले थे, आज उनको कैबिनेट के रूप में शपथ लेते हुए हम सब देख रहे हैं और ये इनकी मेहनत और पूरे पुरुषार्थ का एक परिणाम इसको हम कह सकते हैं।
अच्छा, लेकिन अब इससे भी तो इनकार नहीं कर सकते ना कि जहां पर इलेक्शन है उनको तो आपने ध्यान में रखा, लेकिन जहां पर गुटबाजी की खबरें आ रही थी अंदर खाने, वो महाराष्ट्र की बात हो या फिर गुजरात में भी कुछ खटपट अंदर चल रही थी या फिर बिहार की बात हो, उन सभी पैरामीटर्स को भी आपने ध्यान में रखा है, क्योंकि वहां पर भी आप खतरा मोल नहीं ले सकते। मंत्रिमंडल के बहाने ही सही उनको साध लिया जाए, उनको तोहफा दे दिया जाए, जो रूठ है वो मान भी लेंगे इसी बहाने। देखिए दीपा जी, राजनीति के अंदर हर क्षेत्र को विशेष ध्यान रखा जाता है, इसे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और राजनीति के अंदर तो सबका साथ सबका विकास, इसलिए कोई भी भौगोलिक क्षेत्र हो उस क्षेत्र से भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कोई सा भी वर्ग ऐसा नहीं छोड़े जिस वर्ग के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं हो, और साथ में काम के आधार के ऊपर, पुरुषार्थ के आधार पर, मेहनत और परिश्रम के आधार के ऊपर। और आपने इस कैबिनेट के अंदर पूरा देखा होगा कि आज जिस तरीके से जिन युवा चेहरों को तवज्जो दी गई है, वो युवा चेहरों को तवज्जो इसलिए दी गई है कि देश के सामने जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें कौन कितना समय दे सकता है, मेहनत और परिश्रम कर सकते हैं, और आने वाले समय के अंदर इसके बेहतरीन परिणाम हम सबको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आरसी चौधरी, इससे तो खुशी होनी चाहिए कि जो नया मंत्रिमंडल है सरकार का, उसमें युवा चेहरों को तवज्जो दी गई है। वो युवा चेहरे जो बेहतर कर सकते हैं, जो गवर्नेंस अच्छा दे सकते हैं, जो डिलीवरी अच्छा कर सकते हैं, जो ज़मीन पर अच्छा काम कर सकते हैं, वो हाईली क्वालिफाइड भी हैं, एजुकेटेड हैं, वो कैपेबल हैं, प्रोफेशनल तौर पर भी टेक्नोक्रेट्स को भी कुछ मौका मिलेगा, ये भी कहा जा रहा है। तो इससे तो ये तो अच्छी बात है, इससे तो खुशी होनी चाहिए सभी को। फिर इससे आपत्ति क्या हो सकती है जब सभी युवाओं को मौका मिल रहा है? दीपा, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने पैनल पे जो तमाम चर्चा हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हर किसी व्यक्ति के ये जरूर कहा कि वो आरएसएस से निकल के आया, एबीपी से निकल के आएगा, उसका पार्टी में किसी चीज़ में कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ये एक नवाजने का काम किया जा रहा है। ये जो भारत बदलने की जो बात कर रहे थे, आप कह रहे थे नया भारत बनाने की जो बात है, वो कहीं पर निकल के नहीं आती है, और ना ही ऐसी कोई चर्चा की जाती है। ना ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात का जिक्र करते हैं कि हम परफॉर्मेंस के आधार पे जो सरकार की रीशफलिंग कर रहे हैं। अगर ये प्रतिनिधित्व देना था तो जब 30 मई 2019 को शपथ ली गई थी, 81 के टोटल कैबिनेट में हो सकते मंत्रिपरिषद में, तो आज तक इसको क्यों रोक के रखा था? ये निश्चित रूप से जो आशुतोष जी ने कही, और आशुतोष जी ने कही, आप बोल लीजिए, आशुतोष जी ने और जो अपने जो दूसरे पत्रकार साथी हैं उन्होंने जिस बात का जिक्र किया, 2 साल की नाकामी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, उसको अपने दल के सहारे जो घटक दल हैं, अब ये एनडीए की सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस मंत्रिमंडल विस्तार से अपने दलों का साधने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा जो बहुसंख्यकवाद की भारतीय जनता पार्टी की सोच रहती है, नीति रहती है, उसी आधार पर ये देखते हैं कि किस राज्य के अंदर, जैसे इन्होंने कहा कि कोहली का वोट मिल जाएगा, खटीक का वोट मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे दूसरी प्रकार से जो वोट, ये तमाम जो चीजें हैं, अगर तुम्हारा अगर ये होता नहीं, ये तुम्हारी अगर परफॉर्मेंस आप कह दिए, आप कहते काम कर रहे हैं, आप कहते हैं परफॉर्मेंस के आधार पर रिश्वत कर रहे हैं, आप बोल ही नहीं रहे। हम तो हर क्षेत्र में जाएंगे, हर वर्ग में जाएंगे और डब्बे बदल जाएंगे। ट्रेन की खराबी इंजन में है, ट्रेन की खराबी इंजन में हो, डब्बा बदलने का प्रयास कर रहे हो। आपका इंजन सही है क्या? इस देश के अंदर इसका मतलब आपने ये बात तो स्वीकार करते हो कि आपका इंजन तो खराब है। नहीं, आपका इंजन खराब है, स्वीकार कर रहे हो, आप मान लिया। मोदी जी को बदलना चाहिए था। अरे दूसरे क्या देखना है? अरे भैया, इस देश की जनता ने चुन के भेजा है, देश के लिए सरकार बनी है, आप उसका जवाब नहीं दे सकते। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आपको नेहरू याद आएगा, आपकी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस याद आएगा, आपकी नाकामियों छुपाने के लिए आपको 70 साल याद आएंगे। आरसी चौधरी, रामलाल शर्मा जी, आज तो चिकम चिल्ली की जरूरत है भी नहीं, आराम से बात कर सकते हैं, आराम से बात रख सकते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, देखते हैं ना किस किस को मौका मिलता है। दिल्ली से अदिति भी लगातार बनी हुई। अदिति, अनुप्रिया पटेल, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहा भी जा रहा था कि अनुप्रिया पटेल इस बार मंत्री बनेंगी, ये तय है, और वो हो भी गया। वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं हम दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश को साधना, ये जो कैबिनेट रिशफल हुआ है, ये पहले भी कहा जा रहा था कि बंगाल चुनाव के समय होना था, लेकिन बंगाल चुनाव के सामने नहीं हुआ। अब उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी चुनौती, परीक्षा, और अभी तक की नरेंद्र मोदी की जो भी इमेज रही है, नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज रहे हैं, और पेंडेमिक में कैसा काम रहा है और जनता क्या सोच रही है, उसका कुछ परसेंटेज उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिलेगा। और अभी तक जो किसान हैं, जो सड़कों पे हैं, उनकी नाराजगी का इम्पैक्ट अगर अब पता चलेगा तो उत्तर प्रदेश चुनाव के समय वो कितना नाराज है भारतीय जनता पार्टी से या कितने माने हुए हैं, ये इससे पता चलेगा। तो बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश एक वो राज्य है जिसके लिए हमेशा ये कहा जाता है कि उसका रास्ता दिल्ली को लेकर आता है, बड़ी सीटें हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव के कुछ ही समय बाद देश में लोकसभा चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश का एक इम्पैक्ट होता है। बंगाल का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट बीजेपी के इमेज पर आया, जिस तरीके से पूरी कारपेट बॉम्बिंग पूरी भारतीय जनता पार्टी लग गई थी। तो यूपी में ब्राह्मण लॉबी हुई,
या अलग अलग घटक दल हुए, इन सबको और आपने देखा होगा एक समय ऐसा आया था जब बहुत सारे घटक दल बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज होते नजर आए थे, कहीं ना कहीं उनको कई जगह एरोगेंस भी लगा, कई जगह उनको लगा कि हम अपनी बात नहीं रख पाते। लेकिन अब वो बदलाव है, वो स्ट्रैटेजी में बदलाव है। अनुप्रिया पटेल सबसे छोटा घटक जो है सहयोगी दल होगा, लेकिन उसको बनाना जब शुरुआत में जब सरकार आई थी पहली बार, तब भी अनुप्रिया पटेल को बनाया गया था। और इस बार क्योंकि उत्तर प्रदेश में सभी तरह के जातीय समीकरण को साधना बीजेपी की मजबूरी और जरूरत बन चुकी है। और भूपेंद्र यादव का जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि राजस्थान से आते हैं, लेकिन भूपेंद्र यादव का जो इम्पैक्ट है, उनकी कम्युनिटी का इम्पैक्ट है, वो उत्तर प्रदेश में भी बेहद होता है। आप आने वाले समय में देखेंगे भूपेंद्र यादव लगातार जो यादव बाहुल्य इलाके हैं वहां पर जाके दौरा करेंगे, मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहां की जनता से मिलेंगे, उनका एक इम्पैक्ट होगा। तो वो राजस्थान अभी जाहिर तौर पर दूर की कौड़ी है, बहुत ज्यादा पास में चुनाव भी नहीं है, और अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो उत्तर प्रदेश है। वहां पर ठीक है, राम मंदिर का बड़ा इशू है, अनुप्रिया पटेल को मंत्री बना करके बहुत बड़ी लड़ाई उसको तो खुश कर दिया अपना दल लेकिन को, उसके बाद कोरोना के बाद जिस तरीके प्रकाश राजभर का काट ढूंढ लिया क्या बीजेपी ने? ये भी बहुत बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में। राजभर का क्या होगा, उसका काट मिल गया बीजेपी को? देखिए, राजभर का कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए भी पूरी तरह देखिए, अमित शाह को जिस दिन ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी अमित शाह को कि आपको अब बीजेपी आपको 2017 की तरह ये पूरा उत्तर प्रदेश चुनाव संभालना है, और उस दिन से लगातार 3 दिन तक ये कहा गया था कि अमित शाह रात को 5 बजे तक जगते थे और जिले के हर एक नेता जो है उत्तर प्रदेश का उससे मैन टू मैन मार्किंग करते थे। तो उसका कार्ड भी जाहिर तौर पे ढूंढा होगा। उसकी कोई और भी बहुत बारीकियों वाली बात है जो ये मंत्रिमंडल में किसको पिक एंड चूज किया है, कैसे जो सोशल इंजीनियरिंग की गई है, किसका कहाँ कैसे फायदा होगा। और अभी उत्तर प्रदेश में भी रिशफल होना बाकी है। जो बाकी के जो जवाब हैं जो आज नहीं मिल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में होने वाले रिशफल में आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये बात साफ है कि बीजेपी अमित शाह हमेशा ये कहते हैं कि मैं चाहे कहीं भी चुनाव लड़ूं पर मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ता हूं, रिजल्ट कुछ भी हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब नरेंद्र मोदी ये साफ कह चुके हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश जीतना है, अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी दी है, मैन टू मैन मार्किंग चालू की गई है, और AK शर्मा को जब भेजा गया वहां पर, हालांकि उनको उपाध्यक्ष बनाया गया, तमाम चीजें हुई, बहुत खींचतान थी अंडर द कार्पेट, लेकिन सारी कम्युनिटीज और वहां के जो उत्तर प्रदेश को जीतना कौन नहीं चाहेगा बताइए ना, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। तो ये तो हर दल की कोशिश रहती है कि यूपी में पैठ मजबूत हो, यूपी को जीता जाए और फिर दिल्ली का रास्ता साफ हो। ये कोशिश बीजेपी की है क्योंकि 2022 में इलेक्शन है और इसीलिए भी जो चेहरे आ रहे हैं वो SP सिंह बघेल हो, अनुप्रिया पटेल हो, वहां के जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर ही ये दाव खेला भी जा रहा है, उनको ये तोहफा एक तरीके से दिया भी जा रहा है। भंवर सिंह जी, जो अभी तक के 18-19 नाम आए हैं उनको देखकर आपको क्या अभी तक समझ में आया है, किन चीजों को ध्यान में रखा गया है, क्या स्वरूप बनता हुआ दिखाई दे रहा है नए मंत्रिमंडल का? देखिए, अभी आप खुद भी, आपके दिल्ली के एडिटर भी बोल रही हैं, वो बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आगामी जो हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव हैं उनको भी ध्यान में रखा। और कुछ जो घटक दल लगातार भारतीय जनता पार्टी से टूट करके अलग हो गए और वो भारतीय जनता पार्टी उससे कमज़ोर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खुद प्रधानमंत्री जी की जो छवि है अब वो देश में वो नहीं रही जो पहले थी, पहले इलेक्शन के अंदर। वो इस वजह से अब सारी की सारी ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये तिकड़म बैठा रहे हैं, इसको कहेंगे तिकड़म। अच्छा, पहले कैसी थी? पहले अभी तक का अगर रामलाल जी की नजर में देखे तो अभी तक का जो मंत्रिमंडल था वो किसी काम का था नहीं। अब वो चुनाव कैसे जीत रहे हैं फिर? अच्छा, कहाँ जीत रहे हैं? अरे सारे चुनाव कहाँ जीत रहे हैं। 2014 से 2019 जीत रहे? छोटे छोटे राज्य कौन से चुनाव जीते बताइए, मुझे बता कौन से चुनाव जीत रहे, कौन से चुनाव जीत रहे, कौन से चुनाव जीत रहे आप बताओ तो मुझे, ये तो बताओ कहाँ जीत रहे, कहाँ जीत रहे, कहीं नहीं जीत रहे, केवल तिकड़म बैठा रहे, लोगों को खरीद रहे, खरीद करके सरकार बनाने वाले लोग क्या देश के लोग हैं क्या? जनता ने जन्मत दिया है क्या? अगर हिम्मत है तो आप जानते जनता के बीच वहाँ की जो है विधानसभा को रद्द करते और फिर चुनाव लड़ते। तिकड़म बैठा ली विजय राजे सिंधिया के अच्छा ठीक है, अगर आपने सत्ता राज्य में कर ली, आपका आपकी तिकड़म की सरकार है, कहाँ पर आप जीत रहे मुझे तो बता दो। यहाँ जीत रहे, कभी गाँव में पूरी तरह हार गए
ठीक है, हो गया भगत जी सुनिए तो। जो कह रहे थे कि हम संसद देंगे सारे देश को, क्या बता दिया आपने? पूरे देश को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है, ठीक है, आरसी जी, भगत जी सुनिए तो, सुनिए ना, वो सुनिए, सपना भगत भी जी। इसका पता लगेगा भगत जी सुनिए। कैसे चकनाचूर होता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जनता का तेल निकाल के रख दिया। ठीक है, आज भगत जी, खाने काम का करो, तेल ठीक है, के हो गया साथ ना। पेट्रोल, डीजल, आम किराया, क्या हालत कर दिया आम आदमी अच्छा, की। ठीक है, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेरोजगारी भगत जी, किस आप कदर बिल्कुल बढ़ ठीक रही कह है। रहे हैं। ये अरे साहब, अच्छा, युवाओं को मंत्री बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, जब तक सुनिए, रोजगार नहीं मिलेगा, आप ये कह रहे हैं कि 2024 में मुश्किल हो जाएगा सरकार युवा के जो है वो रोजगार चाहता है, उसको काम चाहिए। आज एमए पढ़े लिखे चपरासी के लिए फार्म भर रहे हैं, सफाई कर्मचारी के लिए। भगत जी, आज भावुक मत होइए ना, PhD आराम से बात कीजिए ना। ये तो आप ही देश की बताइए ना। हालत कर अच्छा, दी है सुनिए तो, इन्होंने। आप सुनिए। कह रहे हो साहब चुनाव जीत रहे हैं, ये केवल वोटों की खरीदारी कर रहे हैं और अंबानी और अडानी की वजह से देश को जीत रहे हैं। अच्छा, हो गया, आपको हो गया, नींद में भी अडानी ठीक है। अंबानी दिखते होंगे। ठीक है, अरे रामलाल भाई, जी उन्हीं की सुनिए। तो कर रहे हो और कर हाँ। किसकी रहो पैरवी। अच्छा, नींद आज आती है नहीं ठीक मोबाइल से। कौन खरीद रहा है देश में? अरे ठीक से नींद अडानी आती है नहीं खरीद के आपको? बेच रहा है, जो 70 रुपए लीटर में मोबाइल विदेश से आता था, आज वो 150 रुपए लीटर आप बिकवा रहे हो। हो, ठीक है, किसका भगत जी फायदा सुनिए कर रहे तो, हो? फिर आप सुनिए जनता पहले का ना। फायदा करने के लिए आप जनता चुनाव का नहीं फायदा लड़ते कर रहे हो आप। क्या? आपने देश की आप जनता चुनाव का क्यों तेल नहीं निकाल लड़ते? दिया। भंवर सिंह जी, आपको देश की आवश्यकता है, चुनाव लड़ो ना आप। अच्छा, अरे ठीक है, चुनाव रामलाल जी। लड़ेंगे, आपको पता लगेगा राजस्थान में आने वाले में। जो रामलाल जी, सपने बस। आप देख रहे हैं, आपको भी दिखा देगी जनता। ठीक है, भगत जी सुनिए तो, आप ये कह रहे हैं कि 2024 में मुश्किल है सरकार के लिए, आप ये कह रहे अभी हैं। आप अगर चौमू में चुनाव लड़ो, आपको भी दिखा दे अभी वो। आओ मैं तो ये सही कह रहा हूं। आप। जाओ तो सही चौमू आपको में। मना कौन करता पता है? लगे आपको क्या हाल है आपका। अच्छा, ठीक है, रामलाल जी, इतना गुस्सा आपने क्यों है जिंदगी में विपक्षियों कभी को चुनाव आपसे? लड़ा नहीं, अरे वोटर ना की लड़े, मनसा आप कोई जानते दिक्कत नहीं नहीं हो, है। जनता का दर्द आप समझते नहीं हो। अरे जनता यहाँ के बैठ लिए के तो बकवास रोज लड़ करते रहे हैं, रहते हो, आज भी लड़ के आए हैं। बकवास आज भी करते रहते हो प्रदर्शन करते हैं फालतू हम तो। आप तो नोटंकी करते हो, हम तो रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। आएगा प्रदर्शन नहीं करते रहोगे आप। ठीक है, आपके पास और काम भी क्या है? रामलाल जी, अगर नाराजगी है तो उसको दूर भी तो करनी पड़ेगी ना। इतनी नाराजगी क्यों है? 65% क्यों नाराज नौजवान हो उसको भगत जी रोजगार आपसे? तो दो। ठीक है, रामलाल जी, क्यों नाराज हो रोजगार भगत जी छीन आपसे? रहे हो करोड़ों लोगों का। रामलाल जी, देखिए दीपा जी, इस लोकतंत्र के अंदर मत का दान ही लोकतंत्र के अंदर सीट्स के ऊपर पहुंचाने का काम करता है। मतदान गुप्त तरीके से होता है, उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। किसी को कोई कुछ भी बातें करे, लेकिन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दूसरों को दोषारोपण करने का काम करे, ये ठीक नहीं है। आज हिंदुस्तान तो की आपका राजनीति के केरल में खाता भी अंदर, नहीं अरे खोलने सुन तो दिया लो, वेस्ट बंगाल के अंदर खोलने तुमने के लिए 5 साल से 35-36 साल तक शासन किया है, तुम्हारी एक सीट नहीं आई, शर्म करो। अरे हमें बोलने कोई की शर्म हिमाकत नहीं कर रहे हो। होती आपको अभी। जनता ने आपका आपको तो- नकार दिया, एक आपको खाता नहीं खुला, नकारा, हमको नहीं न इनका नकारा। न इनका खाता आपने खुला, न तुम्हारा खाता अंबानी खुला, का करोड़ों फिर भी रुपए बकवास कर रहे बर्बाद हो करके तुम। आप चुनाव लड़ लेकिन रहे हो। आज तुम्हें तो दिन मोबाइल भर के बेकार है। अंबानी का आज बर्बाद दिन कर भर रहे हो। जितने बंदे के राज्य बंदे में कितने भारतीय हैं? जनता छोड़ के पार्टी पकड़े तुम्हें। जनता जिसको भी आप कर रही ईडी है, लगी, अभी सीधे आप लगी, अपनी कहाँ कमियां- पे तुम अपनी और चिल्ला रहे हो। कमियां क्या हाल खोजो। होगा? तुम्हें जनता क्यों नकार रही एक है? एक करके बात कीजिएगा ना, एक एक करके बात कीजिए, तभी तो आवाज आएगी। अब ऐसे बात करते हैं आप। ठीक है, एक एक करके बोलिए, सत्ता हम के तो अंदर रहते हो, रिक्वेस्ट कर खून रहे की हैं। नदियां बहाने का काम करते हो, कत्लेआम करने का काम करते हो, 500 करोड़ हत्यारों का साथ देने का काम करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। भगत जी, हो गया ना, आपने अपनी बात रख ली। आराम से रहिए। इनके लिए एक रामलाल डॉक्टर जी, की व्यवस्था रखा करो, कभी अटेगा गया तो रामलाल आप जी, किससे आएंगे? ठीक है, रामलाल जी, आप ठीक है, केरल को लेकर भगत जी, केरल में आपने कहा कि आपने आने नहीं दिया इनको, वो बात ठीक है। केरल को लेकर रामलाल जी जवाब देंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल पर भी तो आपको बोलना पड़ेगा ना। पश्चिम बंगाल को लेकर क्या हमको कहिएगा? बीजेपी को हराना बंगाल में, हमारी तो आने वाली नहीं थी सत्ता वहां पे। अच्छा, इसमें आप- कोई दो राय नहीं है। पश्चिम हमने बंगाल में पहले ही जो- बोल दिया था हमारी सत्ता नहीं आएगी। अच्छा, पश्चिम इनकी- बंगाल में जो इनकी आप- सत्ता दीपा जानी जी, बहुत इनकी- जरूरी है। दीपा जी, देश को इनकी- तोड़ने वाले इनकी लोग, दीवार गिर जाए, सांप्रदायिक लोग, इनकी दीवार देश की गिर सत्ता जाए, हटने उसका गम चाहिए। नहीं, पड़ोसी की भैंस मरनी आज है। नींद यही उड़ा ना? दी इनकी। आज ये पहले- क्यों कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार? इसीलिए कर रहे हैं, ये नहीं करने वाले। अच्छा, आग लगेगी, पहले अपना घर का आग आप बुझाएंगे कि अरे दूसरी- हमारी आग तो हम बुझा लेंगे आने वाले समय में, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, आप ठीक है, आप सेटिस्फाई हैं, आप कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे रामलाल जी। लेकिन इससे भी तो नकारा नहीं जा सकता ना कि लगातार अलग अलग मसलों को लेकर ये कहा जा रहा है, आपकी सरकार पर आरोप भी लग रहे हैं कि 2014 का शासनकाल पूरा हो या फिर 2019 का, आप देख लीजिए 2.5 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन जो तमाम वादे किए गए थे वो जस के तस हैं। तो फिर कहाँ वो नारा रह गया प्रधानमंत्री का, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का? वो वादा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो नारा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखिए दीपा जी, आज राजस्थान के अंदर भी आम जनता से आप पूछ लो कि जनता को रिलीफ कौन सी योजनाओं का मिल रहा है। आज राजस्थान के अंदर भी जनता को अगर रिलीफ मिल रहा है तो वो भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। राजस्थान सरकार की वेलफेयर की कोई स्कीम ऐसी नहीं जिसका लाभ मिल रहा हो। आयुष्मान भारत को राजस्थान की सरकार ने लागू नहीं किया, 5 लाख रुपए तक का लाभ सीधा भारत सरकार दे रही है। आज किसानों के खातों में अगर अकाउंट में पैसे भेजने का काम कर रही है, भारत सरकार कर रही है। जनधन के खातों के अंदर पैसे भेजने का काम कर रही है, भारत सरकार कर रही है। उज्ज्वला योजना
योजना में निःशुल्क सिलेंडर देने का काम कर रही है भारत सरकार कर रही है। बिजली के क्षेत्र के अंदर लाइट पहुंचाने का काम कर रही है भारत सरकार, केंद्र पैसा दे रही है। आज जल जीवन मिशन के अंदर अगर पैसा दे रही है पानी के लिए, भारत सरकार दे रही है। राजस्थान सरकार कौन सी स्कीम ऐसी है जिस स्कीम के अंदर काम कर रही है? ये भूले बिसरे भामाशाह योजना को बंद करके जो हमारी सरकार लागू करके गई थी, एक चिरंजीवी योजना आ रही है। आप धरातल के ऊपर जाके देख लो, मेरा दावा है चिरंजीवी योजना के अंदर एक भी चिकित्सालय अगर काम कर रहा हो, जनता को रिलीफ दे रहा हो, तो आप मुझे बता दो। अब वाह लूट रहे हैं। 1.5 साल से एक कमरे के अंदर बंद रह के अगर मिलने के लिए कोई जाता है तो उसको दूसरे कमरे के अंदर बिठा के बात करने वाले मुख्यमंत्री जी, जिनको मौत का इतना डर लग रहा है, काहे का शासन करेंगे, काहे की जनता की समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे? लेकिन अब चुनौती अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ने आपको दी है, ये भी तो आप मानते हैं ना, क्योंकि गुजरात को लेकर भी कांग्रेस ये कह रही है कि वहां पर भी आपकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। हार्दिक पटेल ने जो वहां पर फजीयत की थी उसके बाद कड़ी चुनौती तो मिली वहां पर कांग्रेस से आपको, और इसीलिए ये नतीजा सामने भी आ रहा है। मनसुख मांडविया हो, पुरुषोत्तम रुपाला हो, दर्शना जरदोशी हो, इन तीनों को आपने मंत्री पद दे दिया। आपको डर है कि वहां पर भी जहां से खुद गृह मंत्री आते हैं, जहां से खुद प्रधानमंत्री आते हैं, वहां पर भी आपकी मुश्किलें कुछ कम नहीं हुई हैं, बढ़ने वाली है, इसलिए ये भापते हुए आपने 3 मंत्री बना दिए। दीपा जी देखिए, नजरिए का फर्क है। अगर नजरिया अगर ठीक है तो वो ठीक तरीके से दिखाई देगा, नजरिया किसी का गलत है तो गलत तरीके से दिखाई देगा। अगर आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, मैं कहूंगा कि आधा गिलास भरा हुआ है, लेकिन आरसी चौधरी जी कहेंगे कि क्यों साहब आधा गिलास खाली क्यों है? तो ये नजरिया का फर्क है। कोई कुछ भी माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति है, नियत है, सिद्धांत है, हम सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बनेंगे और हम हर क्षेत्र के अंदर जाएंगे, हर वर्ग के अंदर जाएंगे, हर लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, हर क्षेत्र के अंदर हमारा काम खड़ा करने का काम करेंगे। अभी तक किया नहीं, आप करेंगे। सबका साथ, सबके विश्वास के साथ हम काम करेंगे। जो ठीक है ना, जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होगा। मंत्रिमंडल स्ट्रांग बनने जा रहा है, जो युवाओं का एक तालमेल है, जोश है, युवा जोश, उसके बाद जो काम है जमीन पर ज्यादा दिखाई देगा। तो इससे आपत्ति क्या है? वो तो कह रहे हैं जो अब नहीं हुआ एक्सेप्ट कर रहे हैं, आगे हो जाएगा। दीपा, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि जो काम नहीं हुआ वो आगे हो जाएगा, इसका मतलब आपका नकारापन था। नकारापन किसका था? इस देश वैश्विक महामारी के जिस दौर से गुजर रहा था, उस दौर के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई एक्ट था पूरे देश के अंदर, तो वो एपिडेमिक एक्ट था जो पूरे देश के अंदर लगा हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री को थी। जब देश के लोगों का जीवन बचाना था, तब देश के प्रधानमंत्री पश्चिमी बंगाल के अंदर रैलियां कर रहे थे। 2 तारीख को जब रैली की, 2 अप्रैल को, तब 714 लोगों ने देश में दम तोड़ा कोरोना की वजह से। 3 अप्रैल को 513 लोगों ने तोड़ा, 6 अप्रैल को 630 लोगों ने तोड़ा, 10 अप्रैल को 849 लोगों ने तोड़ा, 12 अप्रैल को 889 लोगों ने तोड़ा, और 17 अप्रैल को जब अंतिम की थी तो 1600 तोड़े। मैं कह रहा हूं ये इनकी सत्यता है, ये सत्यता है, ये इनकी सत्यता है। मैंने आपको नहीं रोका, मैंने नहीं रोका इनको, ये सत्यता है, यही इनकी बोलना है, इसी को छुपाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं दीपा, अच्छा सुनिए ना, तो आपके महाराष्ट्र के अंदर और दिल्ली के अंदर थोड़ी थे, फिर वहां पर भी कोविड की लहर कैसे आ गई? अच्छा ठीक है, अभी तो यहाँ पर आप दोनों आपस में भिड़ रहे हैं मुद्दों को लेकर, लेकिन मैं जैसे बोलने लगा तब भारतीय जनता पार्टी के नेता की ये बता रही है कि इनकी सोच ये जो किस प्रकार से है, हम तो जनता को नहीं, जनता को अच्छी लगने के लिए तो बोलने के लिए अच्छे शब्द आपके पास है, लेकिन जब जनता की अदालत में आप जाएंगे तब जनता आपको बताएगी। मैं ये कह रहा हूँ, देश के अंदर जब इस महामारी के अंदर महामारी से लड़ना चाहा तो देश का प्रधानमंत्री किससे लड़ रहा था? तो मैं ये कह रहा हूँ, रीशफल करना था तो देश के प्रधानमंत्री पे करना था, गडकरी को बनाते ना। गडकरी जी ने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि वैक्सीनेशन ऐसा होना चाहिए, देखिए आप किसके कहने से बनाएंगे या किसके नहीं कहने से बनाएंगे, हम देश की जनता है। जो चीज अगर हमें बोलने का मौका दिया, आप बीच में बोल रहे हैं, तो ये मंच प्लेटफॉर्म बीजेपी का कार्यालय है क्या यहाँ पे, जो आप ये बकवास कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? जब आप बोलने नहीं दे सकते, इसका मतलब तुम नकारा हो, इसका मतलब तुम्हारी यही सफलता है। तुम स्वास्थ्य मंत्री को हटा के, तुम स्वास्थ्य मंत्री को हटा के, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, मैं 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 आपको कह रहा हूँ कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को हटाने से देश का प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। आपने सिर्फ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को हटा के जिम्मेदारी से बचना चाहते हो। आपकी हैसियत नहीं कि देश के प्रधानमंत्री के सामने 25 सांसद राजस्थान की जनता के हक की बात करें। ठीक है आशुतोष जी, यहाँ पर अभी आरसी चौधरी की बहस हुई मुद्दों को लेकर के, काम कुछ नहीं हुआ, लेकिन खबर तो अभी ये आ रही है महाराष्ट्र से कि शिवसेना और बीजेपी के बीच में फिर कुछ चल रहा है वहां पर, क्योंकि संजय राउत ने कहा था कि हमारी दुश्मनी तो किरण और आमिर जैसी है, भारत पाक जैसी थोड़ी ना है, तो फिर वहां तो कुछ पकड़ा है आपस में। देखिए, महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो 3 दलों की चल रही है, और जो नेचुरल अलाई है वो बीजेपी और शिवसेना है, और एक सीएम की कुर्सी को लेके उनमें अलगाव हुआ, और आज कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार शिवसेना चला रही है। बीच बीच में बातें आती है, और जो एक अंदर खाने कुछ पक रहा था और संजय राउत ने कहा उसको एक तरीके से
सीएम उद्धव ठाकरे ने नकार दिया है कि 3 साल में जो नहीं हुआ अब नहीं होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में लड़ रहे थे। इस समय पर ये एक वो कोई विषय नहीं है विवाद का। इस समय पर एक सरकार का चेहरा बदलने की एक कवायद हो रही है। बिल्कुल सही बात है कि एक महामारी थी और उसमें सरकार को जो अपेक्षित रूप से केंद्र सरकार को करना चाहिए था वो नहीं किया गया, ये सभी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार को जो 5 साल का मैंडेट मिला है उसमें सुधार की गुंजाइश सदैव रहती है। और सुधार की गुंजाइश के लिए आप देखिए कि 6 मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो प्रमुख महकमों के हैं उनको हटाया दिया गया है, इस्तीफा ले लिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो जो रामलाल जी भी इसको स्वीकार करेंगे और सहमत होंगे आरसी चौधरी जी कि जो स्वास्थ्य महकमा था वहाँ के जो उनके जो मंत्री थे हर्षवर्धन, उनको हटा दिया गया है, उनके स्वास्थ्य राज्य मंत्री को हटा दिया गया है, जो दवाइयों का इंतजाम करने वाले सदानंद गौड़ा थे उनको हटा दिया गया है। तो 5 साल के मैंडेट में जो काम नहीं हुए हैं या कोई गलती रही है, कहीं कमी रही है, उसको लेकर सुधारने का प्रयास लग रहा है। अब इसके क्या परिणाम आए ये आगे देखने की बात होगी। सरकार ने भी ये भापा है या फिर ये आका है पैंडेमिक के दरमियान कि उस तरीके से काम नहीं हुआ और उसी का नतीजा ये काम नहीं हुआ। तो जो काम नहीं कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री की स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनको पनिशमेंट एक तरीके से मिलेगी, उन पर गाज गिरेगी। और वही हुआ भी, हर्षवर्धन को जो निकाला गया या फिर उनका इस्तीफा जिस तरीके से दिया गया, ये खुद सरकार ने भी कहीं ना कहीं स्वीकार किया है कि उस तरीके से काम नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। देखिए दीपा, आप जो खबरें आ रही है कि पिछले 1.5-1.25 महीने में प्रधानमंत्री ने एक मंत्रालय का रिव्यू किया है और उनकी मार्किंग की है और सरकार ने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और सरकार की जो स्पीड है या प्रधानमंत्री जिस तरह से काम इनोवेटिव तरीके से करना चाहते हैं, जो बताया जा रहा है, उसके लिहाज से जो कदम ताल नहीं कर पा रहे हैं या जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, भले ही वो महामारी के समय में हो या महामारी से इतर हो, महामारी में स्वास्थ्य विभाग का कामकाज अच्छा नहीं रहा तो उनको दंडित किया गया है। और जहां पर जो अच्छा कामकाज हुआ ऐसा वो मानते हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं इसमें कोई 2.5-2 साल सरकार को हो गए हैं और कोर्स करेक्शन का काम है। काम हुआ है नहीं हुआ है, डेमोक्रेसी के अंदर इसको मैंडेट देने वाले विपक्षी दल नहीं है, असली जो जनता जो है वो उसको मैंडेट देती है। और आप देखिए इसी देश में मुलायम सिंह, लालू यादव, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी सब हारे हैं, सब फील गुड भी खत्म हो जाता है। असली मैंडेट देती है जनता। और एक स्टूडियो में जो है जोर से बोलने से या आंदोलन करने से नहीं, असली जो है वो समर्थन किसका है, वो चुनाव में जाकर के जो वोट हासिल करेगा डेमोक्रेसी में, उसी को कुर्सी मिलेगी और बाकी बहस से कुछ नहीं होने वाला। सरकार बनती है आशुतोष जी, ये उदाहरण भी देश ने देखे हैं। जब आपके वादों से सरकार बने हैं तो आपके वादे पूरे ना होने से सरकारें गिरी भी हैं, ये भी उदाहरण देश ने देखे हैं। रामलाल जी, इससे भी आप कैसे बचेंगे इससे, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन को इस्तीफा देना पड़ा। अब आपने खुद ये हम मान रहे हैं कि सरकार ने भी ये स्वीकार किया कि पैंडेमिक के दरमियान उस तरीके से काम नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। अब खुद सरकार ने जब मान लिया तो फिर विपक्षियों से आप क्या कहिएगा, वो तो सवाल उठाएंगे फिर। देखिए दीपा जी, जिस तरीके से कोविड में भारत सरकार ने काम किए उससे कोई ये इनकार नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि भारत सरकार ने कोई काम नहीं किया। भारत सरकार ने जितना बेहतरीन काम कर सकती थी वो उतना काम करने का प्रयास भी किया और उतने काम किए भी हैं। लेकिन जिस तरीके से आप पिछले इतिहास उठाकर देखो, इस देश के, इस विश्व के अंदर जब जब महामारी आई है, उस महामारी के उपरांत कई साल बीत जाने के बाद वैक्सीनेशन तैयार होती थी। आप चेचक को आप उठाकर देख लो, पोलियो को आप उठाकर देख लो, पूरी दुनिया के अंदर टीकाकरण होता था, उसके बाद में हिंदुस्तान का नंबर आता था और उसके बाद में टीकाकरण शुरू होता था। ये पहली महामारी है जिसके अंदर 1 साल के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने टीका तैयार किया और देश की जनता को समर्पित करके और एक अभियान की शुरुआत भी की। इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि कोविड के दौरान भारत सरकार ने कोई काम नहीं किया। मेडिकल हेल्थ सब्जेक्ट है स्टेट का, स्टेट गवर्नमेंटों ने क्या किया? स्टेट गवर्नमेंटों ने सिर्फ यही किया कि सारा का सारा ठीक रहा और अपने प्रदेश की नाकामियों का, अपनी खुद की नाकामियों का उठाएं और भारत सरकार के ऊपर डालने का काम करें। बार बार मुद्दा उठाते हैं ऑक्सीजन का। साहब, हमारे पास भिवाड़ी के ऑक्सीजन प्लांट को आपने अपने अधिग्रहण कर लिया। भैया, भिवाड़ी के ऑक्सीजन प्लांट के अंदर 120 मैट्रिक टन का उत्पादन क्षमता थी। राजस्थान के अंदर 300 मैट्रिक टन तक भारत सरकार ने सप्लाई देने का काम किया है। अब राजस्थान की गवर्नमेंट के पास में ऑक्सीजन उठाने के लिए संसाधन नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनके पास व्यवस्था नहीं है। अपनी नाकामियों को भारत सरकार के ऊपर डालने की कोशिश करें, ये उचित नहीं है। स्टेट हेल्थ स्टेट का विषय है।
अब स्टेट गवर्नमेंट कुछ करे नहीं, वेंटिलेटर इनको दिए, उनको ये स्थापित करे नहीं, ऑक्सीजन प्लांट इनको 4 जगह पैसे दिए, अलवर के अंदर पैसे दिए, अजमेर में पैसे दिए, जयपुर में पैसे दिए, बीकानेर के अंदर पैसे दिए, ऑक्सीजन बंगाल से कोटा दे रहे हैं, बंगाल से उठा के लाओ ऑक्सीजन के लिए दूसरों पे महाराष्ट्र से लेके आओ, ये मेरे ख्याल से राजस्थान से नहीं लेने दे रहे। लेकिन आरोप तो वक्त वक्त पर लगे हैं रामलाल जी, आप पर भी। आप अभी कोरोना प्रबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर, रेमडेसिविर को लेकर केंद्र सरकार पर भी आरोप लगे। कल तक भी, अभी तक भी कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि पक्षपात किया है आपने। जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर वैक्सीन आप ज्यादा देते हैं, जितनी अपेक्षा उससे ज्यादा। जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर मांगने पर भी नहीं मिलता, तो ज्यादती तो आपने की है। देखिए दीपा जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जब पिछली 20 तारीख का आंकड़ा उठाकर देखेंगे, राजस्थान के अंदर यदि 160 करोड़ डोज मिली है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 170 करोड़ मिली है। अंतर इतना ही है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को देख लिए, राजस्थान की पॉपुलेशन को देख लिए, उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर 10 करोड़ डोज देने का काम किया था पिछली 20 तारीख तक। तो आप ये कैसे कह सकते हो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, 10 करोड़ तक डोज देने का काम किया है। अब राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बराबर की डोज मिली है, ये किस आधार पर कह सकते हैं? आलोचना करने का अधिकार सबको लोकतंत्र के अंदर 75 लाख का वैक्सीन मिला केरल को, वहां पर सबसे ज्यादा केस आए, लेकिन वहां पर वैक्सीन आपने उस लिहाज से नहीं दी जितनी वहां पर जरूरत थी। इसलिए भी भंवर सिंह जी कह रहे हैं कि आपने हमेशा से पक्षपात किया है, वो पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री की बात हम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री को आपने हटा दिया, 2.5 साल का कार्यकाल आप दो बहुत महत्वपूर्ण पदों को छोड़ रही हैं लगातार जी। अच्छा बोलिए। मैं आपको कहना चाहूंगा, इसमें एक तो श्रम मंत्री भी गए, अच्छा, और ये जो शिक्षा मंत्री है देश का, वो भी गया बाहर, वो भी गए, और स्वास्थ्य मंत्री भी गया। देश की 3 मुख्य चीज होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम, और तीनों मंत्री गए। इसका मतलब देश नाकारा स्थिति में था और नाकारा लोगों के हाथ में था, ये मानने की जरूरत है। इसका जवाब भी देना पड़ेगा रामलाल जी कि अभी तक 2.5 साल तक ऐसा क्यों किया गया? फिर ये पैंडेमिक में आपने स्वास्थ्य भी बेहतर नहीं दिया, स्वास्थ्य मंत्री ने उस हिसाब से काम नहीं किया। 2.5 साल के बाद आपको समझ में आता है, 1.5 साल जब पैंडेमिक को हो गया उसके बाद अब एक्शन लेते हैं, उसके बाद इस्तीफा मांगते हैं। पहले ले लिया होता है तो देश की स्थिति कोई बेहतर होती। फिर अभी तो विपक्ष वाले कहेंगे। देखिए दीपा जी, किसी भी मंत्री के लिए हम ये नहीं कह सकते कि उसने काम नहीं किया हो। कोविड के दौरान सब मंत्रियों ने बेहतर काम किए। अब ये हो सकता है किसी ने 19 काम किया होगा तो किसी ने 21 काम किया होगा, इतना अंतर हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी मंत्री ने बिल्कुल ही काम नहीं किया और उसकी वजह से हटाना पड़े। हटाने का ये कोई आधार नहीं है। आज है भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो, सब कार्यकर्ताओं के अंदर योग्यता है, गुण है, उन गुणों का उपयोग हम कहीं पर भी कर सकते हैं। उनके समर्थक हैं जिन्होंने उनको चुन के भेजा था आगे, वो ये जानना चाह रहे हैं कि उनको क्यों हटा दिया। उनको ये जवाब दीजिए, उनको बताइए क्यों हटाया। जिनको हटाया गया है उनको और बेहतरीन काम पार्टी देगी, उनसे बहुत काम लेगी, उनकी उपयोगिता का दूसरी जगह हम काम में लेंगे। और ये एक आधार है, किसी को नकारात्मकता की वजह से कोई मंत्री मंडल से नहीं हटा। अच्छा ठीक है। आरसी चौधरी, जिनको हटाया गया उनको बेहतर पोजीशन में लाया जाएगा, ये रामलाल शर्मा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी को उनके नकारापन की वजह से नहीं हटाया गया, बल्कि उनको बेहतर जिम्मेदारी मिलनी है इसलिए हटा दिया गया। देखो दीपा, मैं तो डिबेट शुरू हुई उस समय से ये कह रहा हूं कि अगर ये देश के लिए बदलाव है, ये देश के लिए कैबिनेट में रीशफल है, तो उस मुद्दे पे चर्चा है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी व्यवस्थाओं को इधर से उधर कर रही है, अगर सत्ता को विस्तार के लिए कर रही है, राज्यों को जीतने के लिए कर रही है, देश की जनता के प्रति कोई जवाबदेही निर्वहन की नहीं कर रही, तो इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं। ये अपना घर है, जैसे जैसे रखें और जैसे जैसे करें। लेकिन मैं ये महत्वपूर्ण ये बात चीज कह रहा हूँ कि अगर परफॉर्मेंस के आधार पर है तो सबसे पहले इस देश के वित्त मंत्री को हटाना चाहिए था। देश की जीडीपी लगातार गिरती रही, देश के अंदर बेरोजगारी चरम पे है, देश के अंदर महंगाई चरम पे है, इसलिए उनको हटाना चाहिए था। पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा ना कोई गुस्सा है ना कोई आया है। हमारे 20 सैनिकों ने शहादत दी, हमारी भूमि पे हमारी अखंडता को चुनौती दी। चीन ने उसके खिलाफ में एक शब्द नहीं बोला और हमारी धरती पे कब्जा कर लिया। रक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, पेट्रोलियम मंत्री प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। क्रूड की ऑयल लगातार गिरती रही, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते रहे। सरकार को लग रहा है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पेट्रोलियम मंत्री, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको तो रिवॉर्ड मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर परफॉर्मेंस के आधार पे कर रहे हैं तब की बात कह रहा हूं। अमित शाह जी को देना चाहिए। देश के अंदर किस प्रकार से नक्सलाइट जो हमले हो रहे हैं, आपके हिसाब से देश के अंदर किस प्रकार से देश का अन्नदाता 7 महीने से देश का 7 महीने से देश का अन्नदाता देखिए, जैसे ही मैं बोलता हूं तो बीजेपी के प्रवक्ता की ये बौखलाहट बताती है कि उनके प्रति उधर रही है। मैंने इनको बोलने का पूरा अवसर दिया। मैं आपके शासन में रहने का अधिकार नहीं था कि जब भी मैंने बोलने के शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने व्यवधान डाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यहाँ पे बच्चा उधेड़ी जा रही है। मैं चाहता हूं कि देश की जनता को जानने दीजिए और आप थोड़ा सा धैर्य रखिए
और बोलने का कम प्रयास कीजिए। आप तो सदन में भी बोल सकते हैं, यहाँ पे तो बोलने तो दीजिए ताकि पता तो चले लोगों को। नहीं है ना, वहाँ पे आप बोलने नहीं देते होंगे, शायद मुझे लगता है कि आपको भी नहीं बोलने देते होंगे, मुद्दा नहीं उतार देते होंगे। अच्छा ठीक है, हमें मौका देगी या नहीं देगी, हमारी मौका देगी या नहीं देगी, आप अपनी हमारी पार्टी से मौका मौका देगी या नहीं देगी। कौन मना कर रहा है? ऐसे क्या आपकी विधानसभा में कार्यकर्ता नहीं है क्या? अगली बार आप उसके लिए छोड़ देंगे सीट? आप कीजिए ना दवा, या फिर कहिए कि जम्मू के अंदर मैं ही कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और कोई कार्यकर्ता नहीं। अच्छा, ये छोड़िए, संगठन के लिए भी और पार्टी के अंदर भी। ठीक है आसिफ चौधरी, आप ही का सवाल लेकर मैं तो आपका उद्धार करता हूं, ठीक मैं है, आपकी पार्टी आपके ऊपर विचार करे, मैं जानता हूं कि आप आपकी पार्टी आपके ऊपर विचार करे, आप एमएलए का टिकट दे, आप विधानसभा के अंदर बोलो, मैं तो ये चाहता हूं ना। भावना का सम्मान रोज तो लड़ते हैं आसिफ चौधरी, आज आराम से बात कीजिए ना, रोज तो लड़ते हैं आप, ठीक है रोज तो लड़ते हैं ना, आराम से बात कीजिए, आराम से। आपकी बात पूरी मैं सुनाऊंगी, आप पूरी अपनी बात रखिएगा। आप ही का सवाल लेकर मैं आशुतोष जी के पास जा रही हूँ। आशुतोष जी, शिक्षा मंत्री को हटा दिया, स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया, कानून मंत्री को हटा दिया, संचार मंत्री को हटा दिया, श्रम मंत्री को भी हटा दिया। अब इसका तो जवाब देना पड़ेगा ना, आम लोग तो, हम सभी चाहते हैं कि जवाब मिले कि आखिर किस बेस पर हटा दिया गया। उन मंत्रियों को जो बेहतर काम कर रहे थे, रामलाल शर्मा कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे थे, फिर क्यों हटा दिया? सवाल का जवाब कौन देगा? देखिए, निश्चित रूप से रामलाल जी स्वीकार करें या न करें, लेकिन ये बात सही है कि जो 4 मंत्री हटाए गए हैं, जीवी सदानंद गौड़ा और डॉक्टर हर्षवर्धन, अश्विनी चौबे, ये निश्चित रूप से इस पेंडेमिक के शिकार हुए हैं। पहले जनता शिकार हुई, अब उनका राजनीतिक जो पद था वो चला गया। अब बड़ी बात यह है कि जो अभी भंवर सिंह जी कह रहे थे, उनको संतोष गंगवार जी लेबर मिनिस्टर थे, उनको भी हटाया गया है। कुछ उनका स्वास्थ्य कारण बताए जा रहे हैं कि उसकी वजह से हटे हैं। और ये भी बात सही है कि जिस तरह से किसानों का एक किसान बिल आए थे और किसान आंदोलनरत थे, उसी तरह से एक लेबर वेलफेयर के नाम पर भी कुछ सुधार संशोधन किए गए थे और वो संशोधन अभी तक लागू नहीं हुए हैं। जिस समय पर किसानों का आंदोलन चल रहा था, उसी समय पर लेबर आंदोलन की भी तैयारी थी, लेकिन उन्हें स्थगित कर दिया गया। ये बात बिल्कुल सही है कि ये बात जो प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि कोई भी काम करिए तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना चाहिए, और ये बात बार बार सांसदों को और मंत्रियों को वो मीटिंगों में कहते भी हैं। तो जो अब ये माना जाए कि बीजेपी कह रही है कि कृषि के जो सुधार के बिल आए हैं उससे किसानों को फायदा होगा, लेकिन पूरे देश में किसानों को इस बात की चिंता है और एक क्षेत्र के किसान इसका आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और सरकार जो है अपनी बात जनता तक पहुंचाने में विफल रही है। और उसमें मैं समझता हूं कि शायद मंत्री का रोल सबसे ज़्यादा माना गया, इसीलिए लेबर मिनिस्टर को हटाया गया। आप देखिए कि शिक्षा मंत्री जो निशंक थे, स्वास्थ्य कारण अपनी जगह होंगे, लेकिन 1986 के बाद देश में पहली बार नई शिक्षा नीति आई, लेकिन उसका कोई प्रचार प्रसार, उसकी कोई अच्छाई बुराई डिस्कशन, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। ये बात सही है कि महामारी हुई, उसकी वजह से कुछ डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन शिक्षा नीति एक बहुत बड़ा और आगे भविष्य के 50 साल का मामला होता है, लेकिन उसकी चर्चा कहीं नहीं हुई, उसका कोई प्रचार नहीं हुआ। शायद इसका खामियाजा निशंक को भुगतना पड़ा। जहां तक अन्य मंत्रालयों की बात है कि काम हुआ या नहीं हुआ, तो उसमें एक मंत्री को दंडित करना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब विभागों का बंटवारा होगा, कौन से मंत्रियों को चेंज किया जाता है, कौन से मंत्रियों को चेंज नहीं किया जाता है, क्या वित्त मंत्रालय भी बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा जब मंत्रालयों का बंटवारा होगा कि जो एग्जिस्टिंग मंत्री हैं, जो बड़े मंत्री हैं, उनके विभागों में बदलाव होगा या नहीं होगा। ये जब मंत्रियों का विभाग बंटवारा होगा तब पता चलेगा। बिल्कुल, जब उनका पोर्टफोलियो तय होगा तो उसके बाद पूरी तस्वीर साफ भी हो जाएगी कि किसको क्या मिलना है। फिलहाल अभी तो कयास ही लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इसको ये मिले, इसको ये मिले, इंतजार करना होगा। भंवर सिंह जी, सरकार को इल्म है कि बहुत जगहों पर जो फैसले लिए सरकार ने वो गलत साबित हुए, कई जगहों पर फैसले नहीं भी लिए गए, कृषि कानून हो या फिर अलग अलग मसले हो जहाँ पर सरकार अभी भी पशोपेश वाली या फिर असमंजस की स्थिति में है कि सरकार को कैसे आगे बढ़ना है। इसलिए चुनाव भी है आगे, यूपी के चुनाव हैं, उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। सरकार को इल्म है कि कुछ फैसले जो गलत रहे उस पर अब आगे बढ़ना है, इसलिए भी मंत्रिमंडल का फेरबदल। सरकार ने जितने फैसले लिए, वो जिन लोगों के लिए वो फैसले लेते हैं, क्या उनसे कभी बैठ के बात करते हैं? उनसे कभी बैठ के वो बात नहीं करते। मैं आपको बताऊं, श्रम कानूनों में ऐसे संशोधन लाए जा रहे हैं, जब आपको भी, आज आप एक नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर, आपको 2 दिन के नोटिस पे यहाँ से भगा दिया जाएगा और आप किसी अदालत में नहीं जा सकते। अच्छा, हाँ,
ये कानून आ रहा है, पत्रकारों के लिए भी आ रहा है। अच्छा, कब आ रहा है ये कानून? ये ला चुके बिल और पेश कर चुके हैं इसको। अच्छा। और इसके ऊपर डिबेट भी चल रही है। पार्लियामेंट में वो पेश करने वाले थे अभी, अब आने वाली पार्लियामेंट में पेश हो जाएगा। 24 घंटे के 48 घंटे के नोटिस पे एक वर्कर को, जिसमें पत्रकार भी शामिल है, जिसमें और कर्मचारी भी शामिल है, इवन अब तो सरकारी कर्मचारियों को भी शामिल कर रहे हैं। आप ये देखिए, सरकारी कर्मचारियों को भी शामिल करके उनको भी वहां के रूल नहीं लेके श्रम कानून के तहत कब चाहेंगे तब चाहे नौकरी से निकाल देंगे। तो आज आपकी नौकरी सुरक्षित नहीं रहेगी, आपका भविष्य कैसे देश का सुरक्षित रहेगा, मुझे बताइए। आज परमानेंट के लिए हम लोग लड़ते थे, आज तमाम नौकरियां संविदा की भी नहीं रही है। अब तो उन्होंने टर्म बेस एम्प्लॉयमेंट कर दिया है। अब फर्स्ट इंडिया आपको कहेगा आप 1 साल के लिए हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, आपको 1 साल में इतने रुपए मिलेंगे और उसके बाद आपकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ये कानून आ रहे हैं, इनको समझने की जरूरत है। आप इन पे डिबेट नहीं कराते, लेकिन देश का मजदूर जान रहा है, वो रोज बहस कर रहा है। ऐसे ही किसानों के मामले में, किसानों के तीनों कानून बच्चे जान गए। ठीक है, आपने मेरी भी बात कर ली, फर्स्ट इंडिया की भी बात कर ली। अच्छा ठीक है, किसानों पर आते, सरकार ने तो बार बार कहा कि दरवाजे खुले, आइए बात कीजिए। किसान ने कितनी बार 42 बार वार्ता कर ली ना, एक बार वार्ता नहीं करी, 42 बार वार्ता कर ली। आप ये देखिए, कानून बनने से पहले अडानी के बड़े बड़े गोदाम बन गए। आप ये समझिए ना, तो किसके लिए कानून बना रहे? क्या किसानों के लिए? तो रामलाल जी मान रहे हैं ना कि जो काम नहीं हुए, जिससे आप नाराज हैं, वो काम आगे होंगे, इसलिए नए चेहरों को मौका मिल रहा है। वो चेहरे जो कैपेबल है, जो कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम होगा। देश की जनता जानती है। ठीक है, नए चेहरों। मुझे बताइए, पेट्रोलियम मंत्री जो है वो क्या कर रहा है? जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि जवाब बनता भी है। भंवर सिंह जी बहुत खफा है आपसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, इसी पर लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर लगातार तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहे हैं, चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले एक बार सीधे रुक करती हूँ रामलाल जी आपका। अभी भंवर सिंह जी बहुत नाराज आपसे दिखाई दे रहे थे। वो कह रहे थे कि तमाम मसले हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए, वो काम नहीं किया। आप विपक्षी की भी नहीं सुनते हैं। जो विपक्ष के लोग चाहते हैं कि आपसे बातचीत हो, सरकार के सामने अपना पक्ष रखें। आपकी दिक्कत यह है कि आप सुनते नहीं है, किसी की अपने मन की कर देते हैं। देखिए दीपा जी, भंवर सिंह जी ने खुद ने स्वीकार किया है कि 42 बार हमारी वार्ताएं भी, और हमेशा केंद्रीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि किसानों की अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, वो बैठे टेबल के ऊपर बैठ के हमें बताए किस बिल के अंदर, किन धाराओं के अंदर किसानों को आपत्ति है, वो आपत्ति दर्ज कराए। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उन बातों को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन कोई संगठन, कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि हमने जो कहा है जिद के आधार के ऊपर वही सत्य है, इस चीज को लोकतंत्र के अंदर कहीं पर भी स्थान नहीं है। आज भी किसानों के तीनों बिलों के ऊपर पहले इन्होंने एक भ्रम फैलाने का काम किया कि इन बिलों के आधार के ऊपर मंडियां लुप्त हो जाएगी। आज भी देश के अंदर मंडियां सुचारू रूप से संचालित है। फिर उन्होंने भ्रम फैलाया कि एमएसपी के ऊपर खरीद बंद करने के लिए जा रहे हैं। आज भी एमएसपी के ऊपर खरीद ज्यों की त्यों चालू है, और उसके बावजूद भी आज भी एमएसपी की दरें 2 बार वापस बढ़ाई गई। अब इनका यह भ्रम भी किसानों के मन से निकल गया कि जिस तरीके से इन्होंने अफवाह फैलाने का काम किया था। आज किसानों के हक के अंदर आजादी के इतने वर्षों बाद के अंदर कोई संशोधन लेकर आए, किसानों के हित के अंदर लेकर आए। इनकी पीड़ा यह थी कि जो वर्षों से चला आ रहा था वो एक गोरख धंधा ऐसा था, कोई मेहनत और परिश्रम करे नहीं और लाखों रुपए का कमीशन उनका मिलता रहे। इस कोकस को तोड़कर किसानों के हक दिलाने का काम इन तीनों कानूनों के अंदर किया गया, और इन कानूनों के आधार के ऊपर किसानों ने इसको स्वीकार भी किया। हरियाणा, पंजाब के बहुत सारे किसान ऐसे हैं, लाखों किसान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आपने उनकी बात नहीं सुनी, आप उनके हक के लिए काम नहीं कर रहे। वो तो ये चाह रहे हैं कि कृषि मंत्री से इसका जवाब मिले। आपने तो कृषि मंत्री से इस्तीफा लेने के बजाय उनसे 3-4 विभाग दे दिए। इसको लेकर भी वो गुस्से में, वो कह रहे हैं कि आपको उन पर भी तो कुछ करना होगा ना, वो तो कुछ कर नहीं रहे। देखिए दीपा जी, अगर तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं होते तो जो उसके उपरांत जो देश के अंदर चुनाव है, उन चुनावों के जो परिणाम आए हैं वो सकारात्मक परिणाम आए। राजस्थान के अंदर भी 21 जिला प्रमुखों के चुनाव है, 21 में से 14 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बैठे, और ये इसके अंदर 2.5 करोड़ जनता ने सीधा मतदान करने का काम किया है। अब राजस्थान की 2.5 करोड़ जनता मतदान दे रही है, ग्रामीण क्षेत्र की मतदान दे रही है। 21 जिला प्रमुखों में से 14 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के चुन के आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि किसानों के अंदर गुस्सा नहीं है। ये जिस तरीके का माहौल देश के अंदर अराजकता का पैदा करना चाह रहे थे, इसके अंदर ये सफल नहीं हुए। जिस तरीके से देश को तोड़ने वाली ताकतें समय समय के ऊपर, कभी अवार्ड वापसी गैंग आती है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग आती है, कभी ये नारे लगाते हैं जेएनयू के अंदर कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कभी कहते हैं कि देश अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो इस तरीके के चरित्र को
दिखाने वाले लोगों ठीक को है, जनता पहचान रामलाल चुकी जी, है बहुत और अब खामियां उनके होंगी बहकावे में विपक्ष आने वाली में, नहीं है। बहुत खामियां होंगी विपक्षी पार्टियों में, लेकिन आप भी तो ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि आपके जो मंत्री रहे अभी तक उन्होंने बेहतर काम नहीं किया, आप जो मंत्री बनाए जाएंगे वो बेहतर आगे काम करेंगे, ये भी आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। मैंने ये कभी स्वीकार नहीं किया ठीक है। कि जिन्होंने काम नहीं किया उनको ढह गया। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता काबिलियत वाला है, उसके अंदर क्षमता है, उसके अंदर योग्यता है, उनका कहीं दूसरी जगह उपयोग करने का काम हम करेंगे। डंडा क्यों? आरसी चौधरी अपनी बात पूरी दीपा, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि पहली बार किसानों के लिए हमने क्रांति के तौर पे लेके आए। 5 जून की मध्य रात्रि को जब अध्यादेश के माध्यम से काले कानून लेके आए, संसद के अंदर ये कहते हैं कि ये बजट सत्र है, हम चर्चा नहीं करेंगे। और आपने जिस प्रकार से जिक्र किया कि कृषि मंत्री को तो आपने बहुत से विभाग दे दिए, क्यों नहीं हम दो, हमारे दो के लिए जो भी कोई काम करेगा उसका प्रमोशन तो होगा। तो हम दो, हमारे दो के लिए जो काम करने वाला व्यक्ति जो किसानों से संवाद तोड़ दे, और जिन किसानों ने 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी हो, और ये कह रहे हैं कि एमएसपी तो आज भी जारी है। इन्हें ये अगर एमएसपी की ये आज ही जारी है, और जिस ये इंपावर्ड ग्रुप के लेकिन आपको लेकर भी तो मोदी जी ने कहा था कि हम लिखित में देंगे, दे दो ना आप, लिखित में देने में क्या दिक्कत है? लेकिन आपकी मर्जी जहाँ पर आपको लगता है कि किसानों के साथ रह के आपको फायदा होगा, वहाँ पर किसानों के साथ तब रामलाल जी को बीच में बोलना पड़ता है, ऐसी क्या मजबूरी होगी? हमने तो सुना, जितना आपने बोला हमने आपको बिल्कुल योगदान नहीं किया। अगर आपका मन करता है तो और बोल दीजिए, अगर आपको लगता है जनता को मैं समझा दूंगा तो और समझा दीजिए। हम तो चाहते हैं कि आप समझा दीजिए, जनता के हित की अगर बात बोल सकते तो कीजिए ना साहब। मैं मान लिया, अरे साहब आप चाहते हो कि आपके हम आपकी भाषा हम बोले, आप चाहते हो इस देश के अंदर एक ही विचार हो, एक विचार की ये इस देश को एक रंग में रंगने का प्रयास मत करो। ये बहुविधि का संस्कृति का देश है, हम तो इसमें अलग अलग लोगों के विचार है, में रंगने की उनको रहने कोशिश दीजिए, करेंगे। उनको लेकिन रहने आज दीजिए, जो रहने दीजिए। इस देश को ये राष्ट्रवाद समझ के रंग में गए, ये रंगने समझ की गए कोशिश तुम्हारा करते आए हैं, तुम्हारा करते जो रंग रहेंगे, है आगे भी वो करेंगे। भेद का है, तुम्हारा रंग है वो सत्ता ठीक का है, है, यहीं से तुम्हारा हर चर्चा को आगे रंग बढ़ाएंगे सत्ता कि की आखिर कुर्सी तक बैठने आसिफ जी का। आप पर भी आरोप लगते हैं कि आप भी गांधीवाद माहौल का को नहीं, देखकर पलट राष्ट्रवाद। जाते हैं, आप चुनते हैं मुद्दों को कि आप कहां पर सही बैठेगा, कहीं पर माहौल आपके पक्ष में है वहां पर आप चुनते हैं कि कौन सा मुद्दा आपको उठाना है, वहीं पर आप शुरू हो जाते हैं सरकार के खिलाफ। यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं।